welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students आज पढ़ते हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। देखो इस चैप्टर में हम गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड हमारी कंट्री में जो ये रूरल एरियाज है, जितने भी गांव है, उस लेवल पे डेवलपमेंट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है आज आप ये चैप्टर पढ़ के समझोगे। आपने कई बार सुना होगा कि अगर हम गाँव का विकास करेंगे तो हमारी पूरी कंट्री का विकास होगा। विकास मतलब डेवलपमेंट। तो आज वो चीज़ एक्चुअल में आप इस चैप्टर के थ्रू समझने वाले हो दैट वाई रूरल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी गाइस हमारी कंट्री की बहुत सारे रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी में रहती है, इसलिए हमारे को जो है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए और वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट को जो है इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, नई नई स्कीम पॉलिसीज़ लगाने की ज़रूरत है जिससे रूरल एरियाज में डेवलपमेंट आ पाए। और वो सब कैसे हो सकता है वो हमें इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। तो जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ भी नहीं था ना, उससे पहले भी महात्मा गांधी जी कहते थे, पता है आपको क्या कहते थे महात्मा गांधी जी, कि अगर हम रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे, अगर हम गाँव को डेवलप करेंगे तो पूरी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। ये महात्मा गांधी जी का कहना था और ये बात आज के समय पे भी रेलिवेंट है बहुत ज़्यादा। जब हमारी कंट्री में सेंट्रल प्लानिंग होती है ना कि कैसे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट प्लान्स बनेंगे, उसमें हमारी कंट्री को सेंटर पे यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में रखना चाहिए रूरल एरियाज को। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हमारे को रूरल एरियाज की डेवलपमेंट पे इतना ध्यान देना चाहिए, क्यों, एक बात, एक रीज़न दो कि क्यों दे हम रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान। तो जो है इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, वो आपको एग्जाम में लिखने होंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे सोच सकते हैं, कई बार ऐसा सोचा जा सकता है कि भैया आजकल तो शहर इतनी जल्दी डेवलप करे, शहरों में इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं, हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हो रही हैं और वो इतना डेवलप हो रही हैं, और हम कह रहे हैं कि जब प्लानिंग करनी हो तो सबसे ज़्यादा जो है हमें फोकस करना चाहिए रूरल एरियाज़ पे, गाँव पे। क्यों इसलिए करना चाहिए गाइस, क्योंकि जो है हमारा रूरल एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है हमारी कंट्री की। पता है आपको कितनी पॉपुलेशन हमारे रूरल एरियाज़ में रहती है? मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। जब इतनी सारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रह रही है तो हमारा कोर प्लानिंग में हमें सबसे पहला फोकस करना चाहिए कि भाई अगर हम रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन को डेवलपमेंट लाना शुरू करेंगे, वहाँ के लोगों को एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ से डेवलपमेंट आएगा। और जब गांव डेवलप होंगे तो अपने आप, अगर आप जो है स्टार्टिंग से, जैसे आप अपनी पढ़ाई कर लेते हुए चलो, ठीक है, अगर जो है अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए चलोगे तो यूँ नो ना कि आपका डेवलपमेंट, आपका जो गोल है उस तक आप बहुत आसानी से पहुंच जाओगे एंड जो है उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो जो हमारा रूरल एरिया, एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सारा रूरल एरियाज़ में होता है, खेती का, गाँव में, उन जगहों में जहाँ पे हो रही है, अगर हम वहाँ डेवलपमेंट लाएंगे तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा मिलेगा। और सेकेंड सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें क्यों रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है उनमें से 1/4 पॉपुलेशन जो है एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रही है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट करें। महात्मा गांधी जी ने भी ऐसा कहा था, तो वो तो बहुत पहले ज़माने की बात थी ना, बट आज के समय पर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमें रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करना है। ओके, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है, देखो मैं आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी आपको कवर करवा रही हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर जब लर्न कर रहे होगे ना तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तुमने समझ रखी है ये बात। डन। तो सबसे पहला रीज़न क्या हुआ रूरल एरियाज में डेवलपमेंट लाने का, कि भाई इतनी सारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी पॉपुलेशन रह रही है। दूसरी बात, उस पॉपुलेशन में से 1/4 पॉपुलेशन तो एब्जेक्ट पॉवर्टी में है, इतनी पुअर है। तो भाई हमें सरकार को और हम सबको मिलके ऐसी प्लानिंग बनानी चाहिए कि हम रूरल एरिया में डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट? मैं बार बार कह रही हूँ रूरल एरिया को डेवलप करो, रूरल एरिया को डेवलप करो। मतलब क्या है डेवलपमेंट? मतलब क्या कोई बोर्ड लगा देना है वहाँ जाके कि रूरल डेवलपमेंट का बोर्ड लगा दिया हर गाँव में जाके और हो गई रूरल डेवलपमेंट? नहीं, रूरल डेवलपमेंट तो एक कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब ये डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है, ठीक है। या तो शिक्षा का डेवलपमेंट करो कि गाँव में स्कूल बनाओ, वो भी रूरल डेवलपमेंट में आ जाएगा। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, वहाँ पर रोड बनाओ, भाई शहर से लेके जो है हमारे गांव तक की, हाईवे से लेके गांव तक की सड़क बनाओ, वो भी रूरल डेवलपमेंट में आ जाएगा। कोई अगर हॉस्पिटल खोल रहे हैं रूरल एरिया में, वो भी रूरल डेवलपमेंट में आ जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स बना रहे हैं, लोगों के घर में टॉयलेट बनवा रहे हैं, वो भी रूरल डेवलपमेंट में आ जाएगा। फार्मर्स की मदद करी जा रही है अलग अलग तरीके से, वो भी रूरल डेवलपमेंट में आ जाएगा। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है। एग्जाम में डायरेक्ट जो है ना डेफिनेशन लिखने को आ सकती है, ये मार्क कर लो क्या कि रूरल डेवलपमेंट क्या है। तो रूरल
रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। अब तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव मतलब भी पता है, अगर तुम इस डेफिनेशन को लर्न कर रहे हो तो मेरा मोटिव ये है कि तुम रट्टा ना मारो। रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म नहीं करना है तुम लोगों ने। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अब तुम्हें पता है कि रूरल कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट मतलब जिस भी एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक का डेवलपमेंट जब हम गांव के लेवल पे करेंगे, दैट इज रूरल डेवलपमेंट, सिंपल। तो क्या हुआ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट फोकसेस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट। किस पे फोकस कर रहा है? एक्शन लेना डेवलपमेंट के लिए। जैसे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी अच्छी परसेंटेज लाने के लिए एक्शन में आगे पढ़ाई करनी है, वैसे ही हमें गांव में डेवलपमेंट लाने के लिए वी हैव टू टेक एक्शंस। कौन से एरियाज में एक्शन हो रहे लेने हमारे को? दोज आर लैगिंग बिहाइंड, जो पीछे चल रहे हैं। जैसे गांव में सड़कें नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, वो लैगिंग बिहाइंड सेक्टर है, वहाँ सड़क बनाओ। गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल बनाओ। गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बनाओ। समझ गए? तो जो लैगिंग बिहाइंड सेक्टर्स हैं, अगर हम वहाँ पे एक्शन लेंगे, वहाँ पे ध्यान देंगे गांव में, रूरल एरियाज में, तो हो गया हमारा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। एक बार इसे लाइन बाय लाइन लीड कर लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट फोकसेस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज that are lagging behind in the overall development of the village economy। विलेज की इकोनॉमी में, ठीक है, जितने भी चीज़ें पीछे चल रही हैं, पिछड़ी हुई हैं, उन सब में एक्शन लेके उन्हें डेवलप करो। ये हो गया हमारा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसे ये देख सकते हो, ये आप एक पिक्चर कि भैया इस हिसाब से हमें रूरल डेवलपमेंट करना है कि फार्मर्स को भी जो है पेस्टिसाइड प्रोवाइड करे जाए, इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करी जाए। देखो सोलर पैनल यहाँ लगे हुए हैं, और हमारा जो है अच्छी सड़क बनाई जाए, लोगों के घरों में जो है उनको बाथरूम, टॉयलेट्स वो बनवा के दिया जाए। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वेल बना दिया जाए, साथ ही के साथ इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर। देयर आर मेनी वेज जिसके थ्रू रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। उनमें से कुछ की एरियाज जिन पे हमें फोकस करना चाहिए वो देखते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आप बताओ, कुछ ऐसी बातें बताओ जिसके थ्रू हम रूरल एरियाज में रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी डेवलप रूरल एरियाज? तो कहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ हमें फोकस करना है तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट आएगा। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो ना भाई, ह्यूमन कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी रिलेशन पढ़ा कि अगर इंसान ह्यूमन कैपिटल बन गया है, एक ह्यूमन अगर ह्यूमन कैपिटल बन गया है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक गांव का बच्चा है, बेटी है, बेटा है, अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिली, दे आर हेल्दी, ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ दे आर हेल्दी ऑल्सो, दे आर फिजिकली फिट ऑल्सो, तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। चाहे वो शहर आके माइग्रेट करके शहर में कोई जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या वो अपने गाँव में रहकर ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके नई नई इनोवेशंस कर सकते हैं। वो कोई, आप सोचो कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करके और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें अच्छी शिक्षा मिली होगी और वो हेल्दी भी होंगे। तो इस तरीके से अगर हम ह्यूमन कैपिटल डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली गांव में फ़ायदा आएगा। हमें फीमेल लिटरेसी पे भी ध्यान देना चाहिए कि गांव लेवल पे हमें जो है लड़कियां हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि जब फीमेल एजुकेटेड होंगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे परिवार पे पड़ेगा। वो अपने बच्चों को भी उसी तरीके से एजुकेट कर पाएंगी, उन्हें सही बातें सिखा पाएंगे, और जो है उनका अच्छे से जो है उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस भी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो फीमेल लिटरेसी पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ पे। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ भी आ जाएगी। जो गाँव में जहाँ हॉस्पिटल होते ही नहीं, अगर किसी को बीमारी हो जाए तो उनको ना कैसे बस से और पता नहीं कितनी दूर दूर चल के, कभी बुलक कार्ट पे, कैसे कैसे करके वो बेचारे शहर पहुँचते हैं डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए, और आने जाने का इतना खर्चा, और इतनी रास्ता भी ठीक से नहीं बना होता, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। तो अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए गाँव में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सैनिटेशन फैसिलिटी, टॉयलेट्स। आपने कई बार टीवी पे ऐड देखा होगा, एक मूवी भी बनी थी इस चीज़ के ऊपर, याद होगा आपको, ठीक है, कि जो वॉशरूम्स हैं लोग पहले ज़माने में और अभी भी कई जगहों पे तो अपने घर के अंदर नहीं बनाते हैं। तो घर में वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं होगी तो वो नंबर ऑफ़ डिजीज़ जो हैं उसको इफ़ेक्ट हो सकता है एक इंसान उस चीज़ से। तो इसलिए सैनिटेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान दो सबसे पहले, पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या है? अगर गांव में डेवलपमेंट लाना है तो लैंड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड रिफॉर्म जैसे हमारी कंट्री में पहले ज़माने में हुए भी थे गाइस, जैसे आपको याद होगा ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था। अब ज़मींदारी सिस्टम हट गया है, बट उसके अलावा भी जो एक्सप्लॉयटेशन होता है फार्मर्स का, उसे हमें रोकना होगा। उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म बनाने होंगे, और जो है जो राइट्स हैं फार्मर्स के, टिलर्स ऑफ सॉइल मतलब जो खेत जोतते हैं, यानी कि जो फार्मर है, जो फार्मर के राइट्स हैं उनको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक
ठीक है। तो इससे हमारा जो है ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमारी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है रूरल डेवलपमेंट के समय पे हमारी इकोनॉमी में जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमने सबसे पहला ये रोल करा था कि हमने ये ज़मींदारी सिस्टम हटाया था। अब जो है हम तो ओवरऑल पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अब डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मान लो फीडर रोड्स आ गई, यानी कि ऐसी सड़कें बनाना जो शहर को लिंक कर रही हैं गांव से, हाईवे को लिंक कर रही हैं गांव से, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे हॉस्पिटल बनाना, ये सभी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये भी आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। गाँव में आई जो है कई सारे गाँव ऐसे होते हैं जहाँ लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, अगर वहाँ उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह है भी तो लाइट नहीं आती है, तो इसलिए हर गांव में लाइट पहुंचाना, इरिगेशन फैसिलिटी देना, और जो है साथ ही के साथ क्रेडिट मार्केटिंग भी ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्रेडिट मार्केटिंग मतलब गाइस ऐसे बैंक्स बने जो आसानी से फार्मर्स को, रूरल एरियाज़ में लोगों को लोन दे दे। क्यों? क्योंकि देखो अगर वहाँ पे फार्मर हैं या फार्मर के बेटा बेटी कोई लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें अपनी फार्मिंग टेक्निक्स अच्छी करनी है, या वो चाह रहे हैं हम कोई और बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनकी इनकम नहीं होती है, तो अगर वो लोन लेना चाहे तो आसान नहीं होता उनके लिए लोन लेना। तो इसीलिए बैंकिंग सिस्टम बनने चाहिए गांव में कि वो ईजिली फार्मर को लोन प्रोवाइड कर दे। तो क्रेडिट सिस्टम बनना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। अगर गाँव में बैंक बनेगा, आपने देखा होगा गाँव वालों को जो है कई बार शहर आना पड़ता है अपने बैंक में काफ़ी कामों के लिए, उसमें उनका कितना टाइम जाता है, कितना पैसा लगता होगा आने में, और कितनी प्रॉब्लम होती होगी उनको, ठीक है। तो इसीलिए गाँव में बैंक्स बनने चाहिए जो उनकी अलग अलग तरीके से हेल्प करे, उन्हें लोन भी प्रोवाइड करे और जो है उनको जो है हर तरीके से असिस्ट करे, तभी होगा हमारा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्रेडिट मार्केटिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बैंक बनने चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप रोड लर्न कर लो कि अच्छी सड़कें होनी चाहिए, सड़कों के बाद अच्छा ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, यानी कि बसेस चलनी चाहिए वहाँ पे गाँव में। जैसे सिटी में सिटी बस चलती है, तो गाँव में भी बस फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल हो कि अगर किसी गाँव वाले इंसान को शहर तक आना है तो वो आ पाए, ठीक है। वरना कई बार गाँव वालों को पैदल चल के जहाँ बाईपास होता है, जहाँ पे रोड जा रही होती है, जहाँ से बस निकल के जा रही होती है हाईवे पे, वहाँ तक आना पड़ता है, फिर वहाँ से उन्हें बस मिलती है। तो गांव तक जो है बसेस सिस्टम होना चाहिए, अलग अलग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए अच्छे से, और बैंक्स बने वहाँ पे जिससे कि वो बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड करें इफ द नीडेड, एंड सो एंड सो। ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो अब मैंने इतने पॉइंट्स तुम्हें बता दिए, कोई ना कोई तो दिमाग में सेट हो ही गया होगा ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख देना। नेक्स्ट, अगर हमें गाँव लेवल पर डेवलपमेंट करना है तो हमें एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है अभी ऊपर पढ़ा है 1/4 ऑफ पॉपुलेशन एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही थी, यानी कि बहुत गरीबी में रह रही थी। इसलिए अलग अलग स्कीम्स बनानी चाहिए जो हेल्प करेगी हमारे रूरल एरियाज़ के लोगों की, कि वो जो है पॉवर्टी में से बाहर आ पाए। वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि उनके लिए अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड करें, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे कि जो वीकर सेक्शन है हमारा पूरे के पूरे विलेज एरिया का, जो रूरल एरिया है, उसको जो है हम अपलिफ्ट कर पाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा कैसे हमारे रूरल एरियाज़ में। देखो पॉवर्टी क्यों होती है इतनी रूरल एरियाज़ में, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, और एग्रीकल्चर में भी आप अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि एक फार्म पे 15-20 लोग काम कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत बस 10 लोगों की है और 20 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी की वो जो 10 लोग हैं वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। हमें तो लग रहा है वो काम कर रहे हैं, बट उनके वहाँ काम करने का कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं मिल रहा है, तभी वहाँ इतनी गरीबी है। कुछ लोग होते हैं उनके पास कोई जॉब होती ही नहीं है, उन पर अपना लैंड है, उससे बहुत मेगर इनकम वो कमा सकते हैं, उसके अलावा उन पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो क्या काम करें। कई फार्मर्स होते हैं, एक बार उन्होंने अपनी फसल जो है उगा दी है, ठीक है, बीज बो दिए हैं, पूरे जितने समय तक उनकी फसल उगती नहीं है तब तक उन्हें पिछली बारी का जो कुछ भी उनके पास पैसा होता है उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब उस बीच में अगर कोई खर्चा आ जाए जिसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो फिर उन्हें और प्रॉब्लम होती है, वो लोन लेते हैं। तो हमें ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि फार्म एक्टिविटीज़ भी बढ़े, यानी कि फार्मर ईजिली जो है अपनी क्रॉप्स ग्रो करके ज़्यादा इनकम अर्न कर पाए, और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी बढ़ानी चाहिए कि ऐसा ना रूरल एरिया में हर एक इंसान एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है वो बढ़ानी चाहिए। आगे वाले टॉपिक्स में आप समझोगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती है और कैसे एक फार्मर अपने जो है इनकम जनरेट करने के लिए नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में
पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी आगे और डिटेल में पढ़ोगे इसलिए अभी शॉर्ट में पढ़ा नहीं। तो बेसिकली अगर हमें रूरल एरियाज में डेवलपमेंट लाना है तो किन एरियाज पे फोकस करना होगा? पहला, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करें। दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करें। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसमें बैंकिंग, रोड्स, इरिगेशन सब आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस करना चाहिए हमारे को। पॉवर्टी एलिवेशन कब होगा? जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटी देंगे और एजुकेशन पे फोकस करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब गाइस, जैसे कि आपको पता है रूरल एरियाज में ज़्यादातर, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोग कौन सी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं? ऑब्वियसली यू वुड नो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ के लोग डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो फार्मर्स होते हैं, वो खेती करते हैं। बट अगर हम देखें कुछ सालों से, यानी कि काफ़ी सारे सालों से, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा डिक्लाइन पे जा रहा है, वो हमारे को इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमारे को ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनकी अलग अलग तरीके से हेल्प करें, जिससे एग्रीकल्चर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यही चीज़ अब हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुक में पूरा हमारे को ना पूरा का पूरा फैक्ट्स के साथ, स्टैट्स के साथ बता रखा है कि क्यों एग्रीकल्चर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो और एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। रूरल डेवलपमेंट का सबसे की एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। तो एग्रीकल्चर का प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है ये देखो आप, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है गाइस हमारे जीडीपी में, वो साल भर साल क्या हो रहा है, वो लो होता जा रहा है, ठीक है। बट जो लोग हैं डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे, यानी कि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, वो डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, वो अभी भी उतने ही हैं। मतलब अगर कोई डिक्रीज आया भी है तो वो उस लेवल का नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अभी डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का जो एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर में वही अगर आप हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखोगे, यानी कि कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कितने लोग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व और कितने सर्विस सेक्टर में, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। भाई ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है तो जीडीपी भी तो ज़्यादा देना चाहिए, नहीं, जीडीपी हमें यहाँ से ज़्यादा नहीं मिल रहा। और अगर हम बात करें 1991 की रिफॉर्म्स आने के बाद, जब हमने एलपीजी लगाया, एलपीजी लगने के बाद तो हर साल देखो यहाँ पे बताया गया है 1991 से 2012 तक हर साल जो है 3% पर एनम का फॉल देखा गया है एग्रीकल्चर की ग्रोथ में। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक और आपको बात बता रखी है जिससे आपको समझ में आएगा दैट वी हैव टू डू समथिंग टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये देखो आप, ये हमें 2014-15 का बता रखा है कि एग्रीकल्चर का जो GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो लेस दैन 1% है, ठीक है, 2014-15 का। और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के साथ में उसके अलाइड एक्टिविटीज़ भी, यानी कि और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर के साथ में होती है, उनका भी मिला लो, एग्रीकल्चर का भी मिला लो, तो जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ दैट वाज लेस दैन 1%। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एग्रीकल्चर क्यों प्रोडक्टिविटी हमें नहीं दे रहा जब इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है? तो स्कॉलर्स का, बड़ी बड़ी इकोनॉमिस्ट ने हमें कुछ रीजंस बताए हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। पहला रीज़न लो इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट का ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाना आफ्टर द 1991 चेंजेस। जब हमने एलपीजी लगा ली ना 1991 में, उसके बाद पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का रोल कितना डिक्रीज़ हुआ आपको पता है। साथ ही के साथ में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना एग्रीकल्चर सेक्टर में कम कर दिया था। और साथ ही के साथ में क्या हुआ, जो वो फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ वगैरह पहले मिलती थी फार्मर्स को, वो जब बंद हो गई तो आपको ने पढ़ा है रिसेंट चैप्टर्स में कि उसका काफ़ी इफेक्ट देखा गया। नेक्स्ट क्या हुआ, हमारा एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है। स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट बताओ। तो स्कॉलर का पहला व्यू पॉइंट क्या है, 1991 के बाद के जो चेंजेस आए तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हुआ। दूसरा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। थर्ड क्या हुआ, कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे, यानी कि लोगों जो हैं उन्हें एग्रीकल्चर में ही रहना पड़ा। यानी कि वो जो फार्म है जहाँ पे सिर्फ 10 जनों की ज़रूरत है बट ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई सर्विस सेक्टर नहीं है जहाँ पे वो जाके काम कर पाए। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है। अगर इंडस्ट्री ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, सर्विस सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो वो वहाँ जाके जॉब सीख कर सकते हैं। अब वहाँ इतनी जॉब क्रिएट ही नहीं हो रही तो उन्हें एग्रीकल्चर में ना चाहते हुए भी रहना पड़ रहा है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है वो और इम्पीड मतलब स्लो हो रहा है। तो इसलिए हम रूरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट बहुत इफेक्ट हो रहा है ये एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। बहुत सारे एरियाज़ हैं, अगर गवर्नमेंट वहाँ फोकस करेगी
तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और रूरल डेवलपमेंट को भी। उनमें से पहला आता है क्रेडिट, मतलब फार्मर को लोन प्रोवाइड करना। अभी पूरा क्रेडिट का टॉपिक में समझेंगे। वेरियस रीजन के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ती है फार्मर्स को, जो उन्हें ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा फोकस करना पड़ेगा हमें मार्केटिंग में, कि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो उन्हें अच्छे रेटों पे बिक भी जाए और वो उसे अच्छे से स्टोर कर पाएँ। सो ऑन चीज़ें मार्केटिंग में आ जाएंगी। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि भाई सिर्फ एग्रीकल्चर में ही सारे के सारे फार्मर्स इन्वॉल्व ना हो। जिस टाइम पीरियड में जो है उनकी क्रॉप्स जो है वो सो हो चुकी हैं, बीच का जितना टाइम है उसमें एग्रीकल्चर के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ हो जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो पाए, या वो 2 टाइप की क्रॉप अपने फार्म पे उगा पाए, जिससे कि उनकी इनकम अच्छी जनरेट हो। नेक्स्ट, आप इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी रोल पढ़ोगे। आपको पता है आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत पैसा कमाया जा सकता है और इट इज़ हाईली डिमांडेड, और इसका इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हमारे को रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना है तो क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी देनी होगी, मार्केटिंग पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यही चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। चैप्टर में डिटेल में इन चारों 5 कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे और ये चैप्टर कंप्लीट। तो शुरू कैसे करना है हमें? क्रेडिट से। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो भाई जो हमारे फार्मर्स को लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। अब फार्मर को क्रेडिट की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? ठीक है, उन्होंने तो अपनी फसलें जब वो बो देते हैं ना, ठीक है, जब उन्होंने जो है खेत जोत दिए हैं, तो उसके बाद से लेके जब तक पूरी फसल ग्रो होगी और हार्वेस्ट होगी और एग्रीकल्चर जितना प्रोड्यूस आया वो जाके बिकेगा, उसके बीच का टाइम पीरियड गाइस काफ़ी लंबा हो जाता है। और उस बीच के टाइम में जो है उनको कई बार क्रेडिट की ज़रूरत पड़ जाती है, लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है अलग अलग पर्पसेस के लिए। यानी कि उनको फर्टिलाइज़र चाहिए, भाई उनका तो फसल नहीं बिकी है ना, अभी तक पैसे नहीं होते उनके पास, तो वो कई बार फर्टिलाइज़र के लिए लोन ले लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स हो गए, ठीक है, बिग वाले फार्मर्स को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट काफ़ी सारे फार्मर्स को फर्टिलाइज़र लेने के लिए, पेस्टिसाइड लेने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। या उस दौरान बीच में घर में किसी की शादी है, कोई रिलीजियस फंक्शन करना है, सो चीज़ों के लिए फार्मर्स को लोन लेना पड़ जाता है। क्योंकि जो गेस्टेशन पीरियड होता है क्रॉप का, गेस्टेशन मतलब बीज बोने से लेके पूरी फसल को पूरा रेडी होने तक का जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। उस बीच में फार्मर को कोई खर्चा करना हो तो उसके लिए उन्हें लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और जो हमारा रूरल क्रेडिट है, ठीक है, रूरल क्रेडिट मतलब जो हमारे रूरल एरियाज़ में लोग क्रेडिट लेते हैं उसका जो सिस्टम है अभी आगे आप पढ़ोगे वो काफ़ी, आप कह सकते हो कि मुश्किल सा है। कुछ नॉन फॉर्मल सेक्टर भी, कुछ फॉर्मल भी है। नॉन फॉर्मल से अगर फार्मर लोन लेता है तो वो मनी लेंडर्स वगैरह आ जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि वो ज़मींदार और मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं, इतना इंटरेस्ट रेट उनको जो है पे करना पड़ता है, कभी वो ख़त्म ही नहीं होता उनका लोन, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। जो फॉर्मल सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि इजीली रूरल एरिया में फार्मर को लोन मिल जाए, बट उसका भी इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ कोलेटरल, कुछ गिरवी विरवी रखने की और डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जो फार्मर्स इतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो हमें सिस्टम को अच्छा करने की ज़रूरत है, वही आप यहाँ पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अब जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो किस टाइप के क्रेडिट लेते हैं ये आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हुआ फार्मर का शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में जो इमीडिएटली उन्हें ज़रूरत पड़ी है, फर्टिलाइजर लेने हैं, पेस्टिसाइड लेने हैं, बिजली का बिल भरना है, ये आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट में। फिर होता है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट क्या होता है कि अगर उन्हें कुछ थोड़ी ज़्यादा अमाउंट की चीज़ खरीदनी हो, जैसे कोई मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, अपने फार्म के लिए कोई मशीनरी खरीदनी है तो थोड़ी महंगी आएगी ना, तो ज़्यादा पैसे उधार लेने पड़ेंगे, उन ज़्यादा पैसों को चुकाने में उन्हें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये मीडियम टर्म क्रेडिट में आ जाता है। या फिर उनको फेंसिंग करनी है अपने पूरे खेत के बाहर दीवारें लगानी है, फेंस बनानी है, या कोई वेल कुआं खोदना है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, तो वो पैसा जब वो उधार पे लेंगे तो उसको पे करने में टाइम लग जाएगा, तो ये मीडियम टर्म में आ जाता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार पे लेते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट के? उन्हें अपने कोई नया लैंड खरीदना हो, अपने खेत के बराबर वाला खेत खरीदना हो, कहीं और कोई जगह खरीदनी हो, ज़मीन खरीदनी हो इसलिए, या फिर अपने एग्जिस्टिंग लैंड में ही कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया जाता है। मीडियम टर्म क्रेडिट जो है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म का होता है 5 से 20 साल। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब कई बार फार्मर प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन लेते हैं, जैसे पेस्टिसाइड खरीदे प्रोडक्टिव पर्पज़ है, अगर एक और फार्म खरीदा है प्रोडक्टिव पर्पस है, मशीनरी खरीदी है फार्म के प्रोडक्टिव पर्पस है, बट कई एजुकेशन के लिए बच्चे के लोन लिया है प्रोडक्टिव है, बट कई बार अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी फार्मर को लोन लेने पड़ते हैं, जैसे कंजम्पशन कि घर के खर्चे के लिए लोन लेना पड़ रहा है, और भी बहुत सारा अनप्रोडक्टिव में आ सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रूरल क्रेडिट सिस्टम।
अब आगे पढ़ते हैं। इन्हें 3 प्रकार के लोन चाहिए होते हैं, किसी को शॉर्ट टर्म, किसी को लॉन्ग टर्म, किसी को मीडियम टर्म। अब कहाँ से लेंगे लोन? तो 2 सोर्सेज है। पहली हो गई नॉन इंस्टीट्यूशनल या नॉन फॉर्मल कह सकते हो आप इसको। इसमें ज़मींदार, मनी लेंडर, कोई बड़ा ट्रेडर, कोई बड़ा मर्चेंट या दोस्त या रिश्तेदार, कोई भी आ सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नॉन फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की? हायर इंटरेस्ट रेट। हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, अगर बैंक 8% पे लोन दे रहा है तो ये जो हमारे ये होंगे मनी लेंडर्स जो होंगे ये 12-13% पे दे रहे होंगे, तो भैया फिर वो फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है। अभी जब क्लास 10th में आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया था मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पूरा एक एग्जांपल से कि कई बार फार्मर्स अपने ट्रेडर से, मर्चेंट वगैरह से लोन लेते थे, वो इतने ज़्यादा रेट पे उन्हें लोन देते थे कि वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे। वहीं पे अगर वो बैंक से लोन लेंगे तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़्यादातर फार्मर्स क्रेडिट किससे लेते थे, लोन किससे लेते थे? मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स से, और उन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन करा फार्मर का। एक तो इंटरेस्ट रेट इतना हाई रखते थे, साथ ही के साथ में वो उनकी जो बुक्स होती थी ना, पूरा डिपॉजिट की जो भी कोई बुक्स है उनको ही इधर उधर कर देते थे कि फार्मर ने अपना इंटरेस्ट पे कर भी दिया, फिर भी उसको कह रहे तुमने तो नहीं करा, और उनको अलग अलग तरीक़ों से तंग करते थे और उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाए रखते थे। ये कुछ जो है चीज़ें करते थे हमारे नॉन फॉर्मल सेक्टर वाले। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है कोशिश करी कि हम फॉर्मल सेक्टर को डेवलप करें। तो मेजर चेंज जो आया है हमारे रूरल क्रेडिट सिस्टम में जो है ईजिली फार्मर को लोन मिल पाए, वो कब से आया? 1969 के बाद से आया है। तो अभी नॉन फॉर्मल तो पढ़ लिया ना, नॉन फॉर्मल के सारे आपको सोर्सेज याद रखनी है। कौन कौन सी हो गई? मनी लेंडर, ज़मींदार, ट्रेडर्स और बिग मर्चेंट्स हो गए, रिश्तेदार, दोस्त, ये हो गए नॉन फॉर्मल में। दिक्कत क्या है? हाई इंटरेस्ट रेट, साथ ही के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, और ये आपको इसकी प्रॉब्लम्स मेंशन करनी है। अब फॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, या आप इन्हें फॉर्मल सेक्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला आता है CCS यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। ये इस्टेब्लिश करी गई थी। क्यों करी जाएंगी? स्पेशली हर एक में आपको यही लिखना होगा कि ईजिली फार्मर को क्रेडिट फैसिलिटी, या रूरल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो, इसलिए ये इस्टेब्लिश करी गई थी। दूसरा पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हैं कि उनको लो इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि जो है काफ़ी कम चार्जेस पे उन्हें जो है लोन मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, इसलिए ये जो है सोसाइटी बनाई गई थी। क्या नाम है इसका? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। देखो यही तो लिखा है, एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आप हर एक में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अब ये वाला नहीं करना है। ये वाला जो ये सोसाइटी थी, इसका एक इंपॉर्टेंट मेन फीचर क्या था कि ये सिर्फ फार्मर को लोन देने के लिए नहीं बने थे, ये सिर्फ लोन और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं बना था। इनका एक और ड्यूटी था कि ये फार्मर को गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। सो एंड सो टेक्निक्स जो है फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने के लिए, और भी अलग अलग तरीके की गाइडेंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स को जो है ऑप्ट करनी थे, उसके लिए ये CCS बना था। नेक्स्ट आया, ये देखो आप, ये काफ़ी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। नॉन फॉर्मल की डिसएडवांटेजेस तो पढ़ चुके हो ना, तो इसलिए गवर्नमेंट को समझ में आ गया था फॉर्मल सेक्टर को तो अब लोन देना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर में सबसे पहले स्टेट बैंक इस्टेब्लिश हो जाता है गाइस हमारा कब? 1955 में। 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना, स्टेट बैंक इस्टेब्लिश होता है। और ये स्टेट बैंक जो है, इसलिए जो है इसका एक काफ़ी मेजर फोकस रहा जाता है स्टेट बैंक का कि रूरल एरियाज़ में स्टेट बैंक ईजिली जो है किसको? हमारे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट ये भी अभी कुछ कमी लग रही थी स्टेट बैंक खुलने के बाद भी। तो 1969 में क्या करा गया? बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स को, यानी कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को क्या कर दिया जाता है? नेशनलाइज कर दिया जाता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको उस टॉपिक में पढ़ाया था, कौन सा? जो हमारा तीसरा चैप्टर था, या थिंक सो सेकेंड चैप्टर में, हाँ सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी के ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1991। उसमें आपने पढ़ा था बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे उन्हें पब्लिक सेक्टर में डाल दिया गया था। क्यों करा गया था? सो दैट जब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ये क्रेडिट फैसिलिटी को रेगुलेट कर सकती है और फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे जो है क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है। तो 1969 में और भी बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स को जो है नेशनलाइज कर दिया गया था, और 1955 में जो है स्टेट बैंक खुला था।
ये दूसरा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था फार्मर्स को रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इनका काम भी वही है, ईजिली क्रेडिट प्रोवाइड करना लो रेट्स पे, बट इनका फोकस एरिया रहता है कि जो रिमोट एरियाज हैं, वो गाँव जो बहुत रिमोट एरियाज में प्रेजेंट है वहाँ तक क्रेडिट फैसिलिटी पहुँच जाए, और जो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक क्रेडिट फैसिलिटी पहुँच जाए। ठीक है, दीज बैंक ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड आर अंडर ऑब्लिगेशन टू फोकस ऑन क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आरआरबी और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स की, कि ये रिमोट एरिया में फोकस करते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, और स्पेशली उन लोगों को जो है क्रेडिट फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं जो बहुत पुअर हैं या जो बहुत वीकर सेक्शन के हैं, कि उन्हें ईजिली लोन मिल जाए। क्योंकि गाइस उनके लिए लोन लेना, क्रेडिट लेना आसान भी नहीं होता है, कोलेटरल की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, वो एजुकेटेड नहीं होंगे, उन्हें इतनी समझ नहीं होगी, तो उनको असिस्ट करो और उन्हें ईजिली क्रेडिट प्रोवाइड करो। ये 3 सेक्टर्स गवर्नमेंट ने बनाए। ठीक है, अब इन सबको जो है रेगुलेट करने के लिए जो है क्या बन जाता है, NABARD। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्रेडिट फैसिलिटी में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। NABARD क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1982 में सेटअप करा गया था। क्यों सेटअप करा गया था? ये एक एपिक्स बॉडी बनना था। एपिक्स मतलब सबसे हाई लेवल वाली बॉडी जो बाकी सबको जो है कोऑर्डिनेट करेगी। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और वो सभी टीचर्स को जो है उनको देखते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, वो सभी स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या नीड है और टीचर्स को किस तरीके से जो है सारा सिलेबस कंप्लीट कराना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन हो स्कूल में, प्रिंसिपल सर पे कितनी जिम्मेदारी होती है, वो एपेक्स बॉडी है। वैसे ही ये जो हमारा NABARD था, ये रूरल क्रेडिट सिस्टम का एपेक्स बॉडी बन जाता है। इसके फंक्शंस क्या थे ये देखो। सबसे पहला फंक्शन ये था कि ये जो है स्ट्रेंथ करें जो है पूरे इंडिया में क्रेडिट फैसिलिटी। ये हेल्प करेंगे कमर्शियल बैंक्स की भी, कोऑपरेटिव्स की भी और रीजनल रूरल बैंक्स की भी, कि वो इजीली जो है फार्मर्स को और रूरल एरियाज़ में क्रेडिट पहुंचाएं। दूसरा इसका क्या था? टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर ऑल्सो, यानी कि सिर्फ फार्मर और एग्रीकल्चर के लिए ही लोन प्रोवाइड ना करा जाए, जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज़ हो गया, कोई हॉर्टिकल्चर कर रहा है या कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है, किसी ने अपनी कोई जो है घर पे कोई अलग तरीके की इंडस्ट्री लगा रखी है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, पता है ना आपको, पोल्ट्री का है, कोई और बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा है, नॉन फार्म रिलेटेड है वो, तो उनको भी जो है लोन मिल जाए इजीली। टू कंट्रोल एंड इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट्स फाइनेंस बाय इट, और जो भी क्रेडिट सिस्टम के जितने भी कोई प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं उनको फाइनेंस करना और उनकी देखरेख करना। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने पढ़े जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं सारे के सारे फार्मर्स को, रूरल एरियाज को, तो ये उनको देखरेख करते हैं। सिंपल, ये पॉइंट्स आप लर्न करने पड़ेंगे आपको, सो दैट आप ये इसकी डेफिनेशन में मेंशन कर पाओ। नेक्स्ट आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है गाइस देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये अभी तक जितने भी आपने सोर्सेज पढ़ी हैं ये फॉर्मल सोर्सेज हैं, यहाँ बैंक्स आ गए ज़्यादा अलग अलग तरीके के। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ गई, फार्मर के लिए तब भी आसान नहीं था लोन लेना। क्यों? क्योंकि इन एरियाज़ में कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है जो फार्मर्स इतना नहीं कर पाते। कोलेट्रल भी कई बार फार्मर जो है इकट्ठी नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे यहाँ रूरल एरियाज़ में काफ़ी अच्छा एक मैकेनिज्म निकल के आता है, दैट वाज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है कि एक विलेज है, वहाँ के 15-20 जन इकट्ठे हुए। ठीक है, और उन्होंने अपनी सेविंग्स को पूल कर दिया, यानी कि सबने 1000 रुपये दे दिए, किसी ने 500 रुपये दे दिए, किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कुछ पैसे दिए, और उन पर एक अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो गई। ठीक है, फिर वो उस अमाउंट को किसी एक नीडी है, उनमें से कोई एक फार्मर है, वो नीडी है, उन्हें किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, वो उनको वो जो है अमाउंट दे देते थे और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो वो लो रेट पे करते थे। ठीक है, इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है रूरल एरियाज़ में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का। कभी कभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते थे कि जब इन लोगों ने अपनी कुछ रिसोर्सेज पूल करके जो है अमाउंट जो है जमा कर लिए, तो वो उसको एज अ कोलेट्रल भी यूज़ कर लेते थे बैंक से, यानी कि बिल्कुल फॉर्मल सेक्टर का जो बैंक हो गया उनसे लोन लेने के लिए। तो बड़े अलग तरीके से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने काफ़ी अच्छा रोल परफॉर्म करा है क्रेडिट फैसिलिटी को अच्छे करने में हमारे गाँव में। आपको पता है ये जो लोन ज़्यादातर ये जो हमारा यहाँ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लोग लेते हैं, ये ज़्यादातर कंजम्पशन पर्पज़
के लिए होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे घर के कोई नया बर्तन खरीदना है, इनफैक्ट साइकिल खरीदनी है, मशीन खरीदनी है सिलाई वाली, उस छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सिर्फ फार्म एक्टिविटीज़ नहीं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करके सारे विलेज के लोग और जो है ईजिली उनको क्रेडिट मिल जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफ़ी अच्छा साबित हुए हैं। अगर हम आज के समय पे देखें तो आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट्स गिवन है, दिस प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। साथ ही के साथ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या जो है फ़ायदा करते हैं, थ्रिफ्ट मतलब क्या हुआ, सेविंग करना फ्यूचर के लिए। तो कोई फार्मर है, कोई रूरल एरिया में इंसान रह रहा है, उसने 100 रुपये कमाए, 200 रुपये कमाए, 300 कमाए, कुछ भी उन्होंने कमाया है, तो वो उनको ना वहाँ पे जब अगर वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसको जमा करवा रहे हैं तो उनकी सेविंग हो रही है किसी ना किसी छोटे तरीके से ही क्यों ना हो रही हो, तो वो सेविंग को भी प्रमोट करता है और इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम में आते हैं, ये आपको याद रखना। माइक्रो क्रेडिट क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ह्यूज अमाउंट में क्रेडिट नहीं एक दूसरे को जो है प्रोवाइड करते हैं, नहीं, बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स होती है और उनका कई बार जो ज़रूरत होती है ना वो भी कंजम्पशन पर्पस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वर्किंग वेरी गुड। यहाँ आपको पूरा का पूरा बता भी गया है दैट मई 2019 तक हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ वुमेन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अलग अलग हिस्सा हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पता है आपको, ये हमें पहले छोटे होते हुए चैप्टर्स में पढ़ाया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ना एक सिर्फ यही नहीं कि क्रेडिट आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं गाँव में, एक मैकेनिज्म, एक प्लेटफॉर्म में मिल जाता है घर की लेडीज़ को, वुमेन को, कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वहाँ जाके बातें डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, अलग अलग टाइप की बातें, चाहे वो अपनी हेल्थ की हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की हो, अलग अलग बातें, या कोई नई बात सीखनी हो, तो जब वो सब लेडीज़ वहाँ मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो सिर्फ वुमेन के हैं, सिर्फ वुमेन चला रही हैं, तो वो उनको एक काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने का। तो ऐसे चीज़ के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। 2019 में 6 करोड़ वुमेन जो है ऑलमोस्ट 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। कुछ क्या जो CISF है, CISF मतलब कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, यानी कि जितना पैसा वो इकट्ठा कर पाते हैं, किसी का होता है 10 से 15 हज़ार, किसी का 2.5 लाख तक पहुंच जाता है। तो सो फार दे आर वर्किंग वेरी गुड। 10 जो हमारा ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, इसने रूरल क्रेडिट सिस्टम में काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं गाइस, एक बार हम इसको असेस करेंगे। अब आपने देख लिया फॉर्मल सेक्टर भी है और इनफॉर्मल सेक्टर भी हमारे पास है, तो एक बार इनका इवैल्यूएशन करेंगे कि इतने फॉर्मल सेक्टर जो हमने पढ़े हैं क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल अप्रेजल। इसमें हम चेक करेंगे कि जो रूरल बैंकिंग सिस्टम हमने पढ़ा, यानी कि फॉर्मल सेक्टर जो ये अलग अलग तरीके के डेवलप हुए हैं क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, हाउ आर दे वर्किंग। तो वैसे तो गाइज इनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट दिखा है, इसकी वजह से फार्म और नॉन फार्म दोनों ही जगहों में लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हुई है। डेफिनेटली इसका अच्छा इफेक्ट दिखा, और अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम की बात करें तो तब भी इस चीज़ का काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखा गया। ठीक है, फार्मर जो थे, जो नीडी फार्मर्स थे, वो अपने लोन अवेल कर पाए इजीली, एंड वो जितनी जो प्रोडक्शन नीड्स है उनको आराम से पूरा कर पाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें इजीली लोन मिल गया था, रादर देन वो मनी लेंडर्स वगैरह से जब लोन लेते थे तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। फेमाइंस बहुत पुराने ज़माने की बात बन चुकी थी अब, यानी कि फेमाइन पता है ना, जो है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, वो सब अब नहीं हो रहा था हमारे यहाँ पे। फूड शॉर्टेजेस हो जाना वो नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंसी जो थे वो अचीव कर चुके थे। बट हाउएवर ये सब होना एडिक्वेट नहीं था, तभी तो अभी आपने देखा कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, तभी तो है क्योंकि ये सब चीज़ें जो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करनी चाहिए उतने अच्छे तरीके से अभी भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है कुछ कमर्शियल बैंक्स को छोड़कर बाकी जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स हैं ना वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। वो जो वर्थ वाइल बोरोवर्स हैं, जो ऑलरेडी नीडी फार्मर्स हैं, जिन्हें सही में ज़रूरत है, उन्हें लोन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं अभी भी, और कुछ फार्मर्स जिनको लोन मिल जाता है तो वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा ये जो क्रेडिट सिस्टम है, जिस तरीके से अलग अलग टाइप के बैंक्स आपने पढ़े, CCS पढ़ा आपने, रूरल डेवलपमेंट बैंक पढ़ा, लैंड डेवलपमेंट बैंक पढ़ा, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें तो नो, वो उतने अच्छे एक्सपेक्टेशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत है। अभी भी हमें अपने जो है ये रूरल क्रेडिट सिस्टम को और बेटर बनाने की ज़रूरत है। अब इसके लिए रिसेंटली गाइज हमारे यहाँ पे एक जो है स्टेप लिया गया था बाय आवर गवर्नमेंट, दैट इज़ जन धन योजना। भी ये क्या है ये जन धन योजना? देखो इस जन धन योजना में क्या हुआ, लोगों को
एडल्ट्स को इनक्रेज करा गया कि वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाए और उसके उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट मिले। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि अगर वो इस स्कीम के तहत अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे तो उनको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि कुछ लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवाते थे क्योंकि उसमें जो मिनिमम बैलेंस होता है वो भी वो नहीं रख पाते थे। तो इस चीज़ के लिए जनधन योजना बनाई गई कि मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनक्रेज होंगे कि वो जो है अपना अकाउंट खुलवाए। साथ ही के साथ में जब वो अकाउंट उनका खुल जाएगा तो उनको क्या मिलेगी, उन्हें 1 से 2 लाख रुपए तक की जो है एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस मिलेगी। 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा। ना व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि वो आराम से जो है क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। डन। जब मतलब कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा नहीं है आपने उससे ज़्यादा जो है निकलवा सकते हो आप, ठीक है, आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। तो 10,000 रुपये तक वो विड्रॉ करवा सकते थे। ओल्ड एज पेंशन हो गई और अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है तो उसका बेनिफिट वो अवेल कर सकते थे अगर वो अपने अकाउंट्स ओपन करा ले, ठीक है। तो इसका ज़रा हम देखते हैं इसकी वजह से क्या हुआ। जब से जनधन योजना जो है लॉन्च हुई है, मोर देन 40 करोड़ पीपल जो हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए हैं और इससे जो है ना उनको हैबिट डली है थ्रिफ्ट की। नाउ व्हाट इज थ्रिफ्ट, आपको पता है, सेविंग्स फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर की सेविंग के लिए उनको आदत पड़ गया, पता है भाई बैंक अकाउंट है तो कुछ छोटी छोटी सेविंग्स भी उन्होंने अपने लिए करनी शुरू कर दी है और इससे उनका जो है बेसिकली अगर आप कहो तो एलोकेशन हो गया उनकी रिसोर्सेज का, कि उन पर जो एक्स्ट्रा मनी है उन्हें वो जो है बैंक में अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। धीरे 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 वो बढ़ जाएगा, उन्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे जो है हमारा ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है बाय गवर्नमेंट कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा कर पाए, ठीक है। था अबाउट द जनधन योजना। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा क्रेडिट का, ठीक है। एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। क्रेडिट की ज़रूरत फार्मर को डिफरेंट पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। 3 जो टाइप के क्रेडिट होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड हमारा मीडियम टर्म, ठीक है। सोर्सेज है एक नॉन फॉर्मल वाली जहाँ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, मनी लेंडर्स, दोस्त, रिश्तेदार और बड़े बड़े मर्चेंट्स और ट्रेडर्स है। अब जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं उसमें हमने CSS पढ़ा, स्टेट बैंक पढ़ा, बहुत सारे बैंक्स को कमर्शियलाइज से क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। रूरल डेवलपमेंट बैंक पढ़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ा, NABRD पढ़ा जो उन सबकी देखरेख करने वाला है। बट फिर भी हमारे यहाँ पे जो है इनएडिक्वेट है ये फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर की क्या कमियाँ होती है आपको पता है? सबसे बड़ी कमी इनफॉर्मल सेक्टर की क्या है, होने के बावजूद भी कि जो कोलेटरल ये डिमांड करते हैं, जो फार्मर है उसे लोन चाहिए तो उसे पहले कोलेटरल कुछ अमाउंट गिरवी रखवानी पड़ेगी या उसके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी है उसके पेपर रखवाने पड़ेंगे। तो ये इस वजह से भी वो फार्मर लोन नहीं ले पाते हैं। तो इस चीज़ में हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। साथ ही के साथ में बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये फॉर्मल सेक्टर में कुछ फार्मर्स एजुकेटेड नहीं होते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे फॉर्मल सेक्टर की, जिसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ ये काफ़ी स्कीम्स लॉन्च हुई है। उनमें से एक जनधन योजना है जहाँ पे जब फार्मर्स का अकाउंट ओपन होगा वो जो है सेविंग्स भी कर पाएंगे, उनको इंश्योरेंस भी मिल रही है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल रही है। तो दिस हैज़ हेल्प द क्रेडिट फाइनेंसिंग सिस्टम इन द रूरल एरियाज, ठीक है। अब मूव करेंगे गाइज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, ठीक है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे घर तक जो है ये सारी सब्जियां कैसे पहुंचती हैं? आप कहोगे मंडी से लेकर आ जाते हैं हमारे घर में कोई भी, या बाहर आ जाते हैं कोई भी जो सब्जी वाले आते हैं उनसे हम खरीद लेते हैं। बट वहाँ तक कैसे पहुँचती है? गांव से शहर तक सब्जियाँ कैसे पहुँचती है? एक फार्मर अपनी जितनी भी फसल उगती है उनको कैसे बेचते हैं, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम और जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, वो पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। तो आप कंटिन्यू करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केट में देखो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जितना हमारी क्रॉप्स है, जितनी हमारी हार्वेस्ट है, उसको स्टोर करने से लेकर उसे अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने से लेकर उसको एक फेयर प्राइस पे सेल करने से लेकर बहुत सारी चीज़ें। तो एक डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व करता है असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। असेंबलिंग मतलब कि पूरा के पूरे जितनी भी हार्वेस्ट है उसे असेंबल करा जाए, यानी कि उसको रेडी करा जाए जो है मार्केट्स में बेचने के लिए। नेक्स्ट स्टोरेज, क्योंकि कई ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको कुछ समय के लिए स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रोसेस करना उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, उन्हें पैकेज करना अच्छे से, उनकी ग्रेडिंग होना, ठीक है, उनका वे करना, उनको अच्छे से उन्हें ग्रेडिंग करना और हर एक अलग अलग जगहों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सब स्टेप्स होते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इन्वॉल्व। अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो फार्मर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था
फसल बेचने में भी, क्योंकि जो है ट्रेडर्स जो होते थे, मर्चेंट्स जो होते थे गाइस, वो उनसे बहुत लो प्राइसेस पे ना फसल खरीद लेते थे। अब उनको इतनी नॉलेज होती नहीं थी कि क्या फसल का सही प्राइस है, तो फार्मर्स को मजबूरी में लो प्राइसेस पे फसलें बेचनी पड़ती थी। और अगर उन्हें प्राइस पता भी हो तो वो एक तरीके से जो जितने भी मर्चेंट्स होते थे वो सब इकट्ठे हो जाते थे और वो कहते थे नहीं हम इतने ही प्राइस पर खरीदेंगे, तो फार्मर्स कुछ और कर भी नहीं सकते थे। और फार्मर्स के पास जो है गाइस लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती थी, स्टोर का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो अगर वो सोचे कि अरे अभी फसल का प्राइस डाउन है, जब थोड़ा ज़्यादा होगा तब मैं बेच दूंगा, तो स्टोर करने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होती थी फसल को, तो इसलिए उन्हें लो प्राइस में भी मर्चेंट को बेच देनी पड़ती थी अपनी फसलें। तो डेफिनेटली जब ऐसा सिस्टम है तो हमारी गवर्नमेंट को तो ज़रूरत है इंटरवेन करने की इस सिस्टम में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में। और सिर्फ ये नहीं था कि लो प्राइस और स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, कुछ जो है ट्रेडर्स क्या करते थे, फॉल्टी वेइंग सिस्टम, अपना वेट्स को गलत कर देते थे। फार्मर को कहते थे नहीं इतना नहीं, इतना है आपका तो हम आपको इतने पैसे देंगे। वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, वो कुछ कह ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा रिच होते थे, काफ़ी स्ट्रांग होते थे। तो ये सब फॉल्ट्स चल रहे थे हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इन फॉल्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो अब हम उन फॉल्ट्स को एलिमिनेट करने वाले स्टेप्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। Do you know even today more than 10% of good produced in farmer wasted due to lack of storage। तो देखो ये मैंने पूरी लाइन एनसीईआरटी की इसलिए रीड करी है, यहाँ पे आपको सीरियसनेस पता चले कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की इस सिचुएशन में, कि आज के समय पे भी 10% जो हमारा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट ने जब इंटरवेन करा तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहला हुआ रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा गाइस दैट व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द या फिर टू मेक एफिशिएंट द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, तो आपको ऐसे ही आंसर करना है। एक पॉइंट ऐसा आप बोल्ड में लिखना, उसके बाद नीचे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। आपका ये आंसर अगर इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। रादर देन कि आप एक पैराग्राफ में लिख रहे हो। तो हमारी एनसीईआरटी में ये सब बातें बताई गई हैं, बट उनको एक पैराग्राफ फॉर्म में करा होता है। तो यहाँ मैंने उन सभी पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट आप इन्हें पॉइंट्स में ही जब समझोगे, पॉइंट्स में ही लर्न हो जाएंगे, पॉइंट्स में एग्जाम में लिखना बढ़िया नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या था, रेगुलेटेड मार्केट बनाना। अब ये रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है, इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी कुछ कमेटीज़ बना दी जो क्या करेंगे, उनकी देखरेख के अंदर में जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो फार्मर्स बेचा करेंगे मर्चेंट्स को और बाकी लोगों को, ठीक है। तो एक कमेटी हो गई है जो प्राइस वाइज सेट करेगी, देखेगी, जो वेइंग सिस्टम वगैरह सब कुछ देखरेख करने वाली थी। इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। तो रेगुलेटेड मार्केट बनाए गए जिसमें कमेटीज होती थी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेलिंग को लेकर काफ़ी कुछ जो है कोऑर्डिनेट करती थी। तो ये रेगुलेटेड मार्केट्स में आप क्या पॉइंट मेंशन करोगे, तो ये ना फर्स्ट स्टेप था हमारे पूरे के पूरी गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया था हमारा मार्केटिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के। ट्रांसपेरेंट मतलब फॉल्ट्स ना हो उसमें, जो है एक तरीके से जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं जिस तरीके से वो फार्मर्स को झूठ बोल के उन्हें लो प्राइसेस दे रहे थे, फॉल्टी वेट्स यूज़ कर रहे थे, वो सब चीज़ें एंड हो, इसलिए ये रेगुलेटेड मार्केट बनी थी। इसका सबसे बड़ा टारगेट क्या था कि एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम बने जिसमें जो ब्रोकर्स होते हैं, जो मिडिल मैन है, वो फार्मर का जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाए। वो एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर रहे थे ये आपको पता है। ये मार्केट कमिटीज़ ने इंश्योर करा कि फार्मर को एटलीस्ट रीजनेबल प्राइस तो मिले अपनी प्रोड्यूस का, अगर हाई प्राइस नहीं तो कम से कम लो भी ना मिले, रीजनल प्राइस तो हर एक फार्मर को इंश्योर होना चाहिए। बट अगर हम आज के समय की बात करें तो ये सिस्टम भी एडिक्वेट नहीं है। अभी भी हमारे को 27,000 और रूरल पीरियोडिक मार्केट्स की ज़रूरत है, तभी ये सिस्टम और एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया क्या इनिशिएटिव था, और ये सबसे ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी आ जाएगी, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगी, अच्छी सड़कें भी आ जाएंगी जो आराम से हमारे जितने भी फूड आइटम्स है, जो प्रोड्यूस है, उसको शहरों तक लेकर आएंगे, जो मंडी होती है वहाँ तक पहुँचा पाएंगे सामान को हम टाइम से। बहुत सारे तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है मार्केटिंग सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए। देखो यहाँ लिखा है मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा रोड्स अच्छे बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स जहाँ पे जो है गुड्स जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे अच्छे तरीके से स्टोर करके रख पाएँ। साइलोज बनाए गए जहाँ पे ग्रेन वगैरह को हम स्टोर कर पाएँ, ठीक है। कोल्ड स्टोरेजेस, प्रोसेसिंग यूनिट कि जो फार्मर है उससे जो है वो अपने प्रोड्यूस को अच्छे से स्टोर कर पाएँ, वो ख़राब ना हो जाए। दीज फैसिलिटीज़ हेल्प इन द मार्केट चैनल्स। इस फैसिलिटी ने काफ़ी हेल्प करी है मार्केट्स की। हाउएवर आज के समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा जो है नहीं है, ठीक है। हर एक जो भी आप सिस्टम पढ़ोगे इट इज़ देयर बट अभी भी इनएडिक्वेट है, हमें और ज़्यादा इनको करने की ज़रूरत है, ठीक है।
इनएडिक्वेट वर्ड मेंशन करना, रेगुलेटेड मार्केट वो भी अभी इनएडिक्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पर इनएडिक्वेट है। इसलिए हमें अगर अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, अगर हम चाह रहे हैं एग्रीकल्चर हमें ज़्यादा ग्रोथ रेट दे, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आया गाइस ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक है, आपने अमूल सुना है, अमूल बहुत बड़ा एग्जांपल है ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग का। ये एक पूरी की पूरी चेन है जो बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली जो है लिंक कर देती है। ठीक है, कि वो डायरेक्टली अपना विदाउट द मिडिल मैन जो है, जो कंज्यूमर्स हैं उन तक जो है अपना प्रोड्यूस पहुंचा पाएँ। ये एक बहुत बड़ी चेन है अमूल की। हर एक गांव में बहुत सारे लोग जो हैं क्वालिटी के हिसाब से उनसे जो है मिल्क ले लिया जाता है और ये पूरा कोऑपरेटिव रन करता है। ऐसे ही बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हमारी कंट्री में हैं जो वर्क कर रहे हैं मिडिल मैन को हटा के डायरेक्टली कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को साथ में लाने के। तो लेट्स स्टडी अबाउट द कोऑपरेटिव मार्केटिंग। थर्ड स्टेप है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है हमारे पूरे ही एग्रीकल्चर सिस्टम को अच्छा करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल वही है द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात। गुजरात का सक्सेसफुल मिल्क कोऑपरेटिव कौन सा है? अमूल है। ठीक है, इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब इस कोऑपरेटिव सिस्टम में देखो क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे कि वहाँ अमूल में क्या हुआ, बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स सबने अपनी चेन बना ली, सब इकट्ठे आ गए एंड देन उन्होंने अपना एक मार्केटिंग सिस्टम बनाया जिसके थ्रू वो क्या हुआ, कोऑपरेटिव हो गया ना, सारे के सारे इकट्ठे आ गए, पूरी उनकी एक मैकेनिज्म बॉडी बनी और फिर उसके थ्रू हर एक शहर तक जो भी कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक डायरेक्टली जो है जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। वैसे ही सिर्फ मिल्क के लिए हम ये नहीं कर सकते, इनफैक्ट हम बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी ये चीज़ अपना सकते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अंडर दिस सिस्टम फार्मर्स गेट टुगेदर। क्या होता है इस सिस्टम में, बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे आ जाते हैं और अपनी एक मार्केटिंग सोसाइटी बना लेते हैं। उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बना ली टू सेल प्रोड्यूस कलेक्टिवली एंड टेक बेनिफिट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्योंकि जब सारे फार्मर्स देखो इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, उनका प्रोड्यूस भी जो है बढ़ गया, क्लब कर लेंगे वो सारे अपनी फसलें। अब जब वो सब इकट्ठे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बार्गेन भी कर पाएंगे कि नहीं हम इस रेट में अपनी फसलें बेचेंगे जब वो सब इकट्ठे होंगे। साथ ही के साथ प्रोड्यूस भी बढ़ जाएगा। अब पहले एक फार्मर के पास आप समझो कि सिर्फ 1 टन था, 10 फार्मर मिल गए, प्रोड्यूस बढ़ गया, 10 फार्मर की बार्गेनिंग पावर भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग काफ़ी हेल्प कर रही है फार्मर्स को अच्छा प्राइस दिलवाने में उनकी फसल का। ठीक है, ये सिस्टम भी जो है अभी भी हमारी कंट्री में अच्छे से रन नहीं कर रहा है ड्यू टू वेरियस रीज़न। अब आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक मिनिमम प्राइस जो है वो अनाउंस कर देती है सोइंग सीजन के टाइम पे। यानी कि सब जब जो है फसलों को बोया जाता है ना, सो करा जाता है, उस समय पे कुछ कमोडिटीज़ का, ऐसा नहीं है सभी फसलों के लिए, कुछ कमोडिटीज़ का जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इतने प्राइस जो है डेफिनेटली इसका जो है मिल जाना चाहिए फार्मर्स को, वो हमारी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। ठीक है, अब वो कौन सी कमोडिटीज़ होती हैं, क्या प्राइस होगा, वो सबके अलग अलग हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को करती हैं। ठीक है, अब जो है पूरा का पूरा जब हार्वेस्ट वगैरह हो जाता है, यानी कि पूरी फसलें जब रेडी हो गई हैं, उसके बाद पता नहीं मार्केट में उनकी क्या वैल्यू होगी, कभी ज़्यादा भी हो सकती है उससे, और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ऐसा हो कि उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू और कम आ रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था MSP, अगर मार्केट में उसकी प्राइस और ज़्यादा उससे भी लो पे जो है उसका पूरा का पूरा प्राइस सेट हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो मैंने अनाउंस करा था उस पे फार्मर से ये पूरी फसलें खरीद लूँगी। ठीक है, समझे ना, MSP सेट हो गया। अगर उससे ज़्यादा प्राइस में मार्केट में बिक रही है तो हर फार्मर वहीं बेचेंगे ना, क्यों बेचेंगे गवर्नमेंट को MSP में। बट सपोज करो ऐसा हुआ कि फसल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आपको पता है ना, अगर सप्लाई बढ़ जाती है किसी गुड की तो ऑब्वियसली उसका प्राइस लो हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर ऐसा हो कि वो फसल जिसकी MSP गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च करी थी, अगर वो फसल मार्केट में उससे भी कम रेट पे बिकने वाली होती है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि मैं MSP पे ये फसलें खरीद लूँगी। कौन कौन सी कमोडिटीज़ पे MSP मिलता है, वीट पे भी मिलता है और राइस पे भी MSP कई बार जो है वो सेट होता है। हर बार कमोडिटीज़ की लिस्ट निकलती है 20, 21, 22 जितनी भी होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट कहती है इनका मैंने MSP सेट कर दिया। अगर फार्मर का इससे महंगे में बिक रहा है तो वो बेच दे, बट अगर उन्हें मार्केट में उससे भी कम वैल्यू मिल रही है तो हम MSP में उनसे ख़रीद लेंगे। हमारी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो ख़रीदती है फार्मर से ये MSP के ऊपर जितना भी प्रोडक्ट फार्मर जो है बेचते हैं उनको। ठीक है, अब वो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी गवर्नमेंट का कोई बफर स्टॉक बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई
फूड शॉर्टेज हो जाए तो उसमें गवर्नमेंट उस सारे के सारे प्रोड्यूस को यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े साइलोज बने होते हैं जहाँ ग्रेन चावल वगैरह सबको स्टोर करके रखा जाता है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है ये एमएसपी पे फार्मर्स का प्रोड्यूस खरीद लेने का, कि भाई जब वो जो प्रोड्यूस गवर्नमेंट खरीद लेती है तो गवर्नमेंट उस प्रोड्यूस को पीडीएस सिस्टम में यूज़ करती है, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने राशन शॉप्स के बारे में सुना है, जहाँ पे आप जाकर जो है काफ़ी मिनिमम रेट पे काफ़ी सारे जो है चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे आटा हो गया, दाल हो गई, गेहूं हो गया। काफ़ी लोग जो हैं वो वहाँ से जाके, जैसे स्पेशली जो हमारा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ये कि वो राशन शॉप से जाके उनको काफ़ी सारी स्कीम प्रोवाइड की जाती है कि वो जाके वहाँ से खरीद लें, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है एमएसपी सेट करने का, गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक आ गया, बफर स्टॉक को गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करती है। तो फार्मर का भी फ़ायदा कि भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल गया ना मुझे अपनी प्रोड्यूस का, और जो है गवर्नमेंट उसको आगे वेलफेयर में यूज़ कर लेती है। पुअर सेक्शन का भी फ़ायदा होता है कि वो पीडीएस सिस्टम के तहत अपने घर के लिए राशन जो है मिनिमम प्राइस पे खरीद सकते हैं। डन। तो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू स्टडी इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा? सबसे पहला रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, थर्ड वॉज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे फार्मर्स हो गए वो इकट्ठे आ रहे हैं कि वो अपना जब आपको पता है ना यूनिटी में पार होती है तो वो अपनी सारे के सारे फसल भी पूल कर लेंगे, साथ के साथ में बार्गेनिंग पार भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें हमने पीडीएस भी पढ़ लिया और बफर स्टॉक भी पढ़ लिया। अब गाइस कुछ एक दो और हैं अगर आप मेंशन करना चाहो तो ग्रेडिंग एंड क्वालिटी चेक हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि फार्मर्स को जो है जो मार्केट है वहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम हो, जिससे कि फार्मर का जो प्रोड्यूस है ऐसा ना हो कि उनको जो है कम प्राइस दे दिया जाए उनके प्रोड्यूस का, और अच्छे तरीके से अगर फार्मर के प्रोड्यूस की ग्रेडिंग हो रखी होगी और वेइंग अच्छे से हो रखी होगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी आसानी से वो उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसएमिनेशन मतलब पहुंचाना इंफॉर्मेशन। अब कुछ फार्मर ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें प्राइस की पता ही ना हो कि एक्चुअल वैल्यू प्राइस की है क्या, इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश करी है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए कि फार्मर को इतना फेयर प्राइस मिल जाएगा सो एंड सो टेक्निक से। नेक्स्ट सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, ये एक्स्ट्रा है, एग्जाम में आप ये भी मेंशन कर सकते हो। सब्सिडाइज रेट पे फार्मर को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने की कोशिश करी गई है कि फार्मर आराम से अपनी फसलों को जो है वो मार्केट्स तक लेके जा पाएँ, ठीक है, अर्बन मार्केट्स तक। बस यही था जो हमें पढ़ना है अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में। अब गाइज ये तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन थी ना, अब देयर आर सर्टेन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑल्सो, गवर्नमेंट नहीं और भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जिसमें जो है फार्मर जाके अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल है अलग अलग टाइप की मंडी, आपने सुनी होगी जो मार्केट्स होती है, मंडी होती है। अब इसमें क्या आता है, मंडियाँ, यानी कि जहाँ पे फार्मर जाके डायरेक्टली कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट्स जो है बेच सकते हैं, यानी कि सब्जी जो है हो गई और जितने भी उनके प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कंज्यूमर आके वहाँ मंडी में से उनसे खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आता है अपनी मंडी जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है, हदसपर मंडी जो पुणे में है, रायथू बाज़ार जो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश की एंड तेलंगाना की, यानी कि डायरेक्टली वहाँ पे कौन चले जाते हैं, फार्मर चले जाएंगे उस मंडी में, ठीक है, और वहाँ पे कंज्यूमर्स आ जाएंगे, वो डायरेक्टली फार्मर से खरीद लेंगे, कोई मिडिल मैन नहीं है बीच में। और बहुत सारे टाइप के ये हमारे चैनल्स ओपन। इसके अलावा क्या है, आज के समय पे कई सारे नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स, जब से ग्लोबलाइजेशन हो रही है ना उसके बाद से ये और ज़्यादा हो गया है, काफ़ी सारी नेशनल फास्ट फूड चेन्स भी और मल्टीनेशनल भी, वो डायरेक्टली ना फार्मर से उन्होंने कॉन्टैक्ट करा है और उनको बोला है कि भैया हमें इस क्वालिटी का प्रोड्यूस चाहिए, ठीक है, और वो उनको इंसेंटिव्स भी देते हैं, इनपुट भी देंगे, हम आपको इनपुट दे रहे हैं, हम आपको इरिगेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, बीज भी दे रहे हैं, और इतना प्राइस बताना है, इतने प्राइस पे हम वो फसल आपसे खरीद भी लेंगे, आप हमें डायरेक्टली इस क्वालिटी की फसल उगा के दे दीजिए, ठीक है। इस टाइप के नेशनल और मल्टीनेशनल जो है फास्ट फूड चेन जो है वो डायरेक्टली फार्मर से लिंक कर रही हैं कि वो मिडिल मैन से नहीं खरीदेंगी, वो डायरेक्टली फार्मर को जाके जो है एडवाइस करती हैं, गाइडेंस देती हैं और पैसे देती हैं और उन फार्मर से डायरेक्टली उनसे प्रोड्यूस खरीद लेती है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसमें कहा जा रहा है कि ये सिस्टम ज़्यादातर फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े फार्मर्स को ही करेगा, बिग फार्मर जिनमें बहुत पैसा है उन्हीं को ये मल्टीनेशनल कंपनीज अप्रोच करने वाली हैं। जो स्मॉल फार्मर्स है वो उनके वैसे भी स्टैंडर्ड्स को जो है उनके साथ लिंक कर भी नहीं पाएंगे और जो है इस वजह से हम इस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं।
तो ये बात आपकी बुक में यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंज। पहला, ये आपको अलग अलग टाइप की जो मंडीज खुल गई हैं जिसमें डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जा सकता है प्रोडक्ट, वो। और दूसरा, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, क्या आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम पता है जो इस तरीके से डायरेक्टली फार्मर के लिंक में आके जो है उनसे फसलें खरीद लेती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खरीद लेती हैं? तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज़ योर होमवर्क कि ऐसी कौन सी मल्टीनेशनल या फिर नेशनल कंपनीज है जो इंडिया में या फास्ट फूड चेन है जो वर्क कर रही है। ठीक है, ऑल अबाउट द मार्केटिंग सिस्टम इन एग्रीकल्चर। एक बार इनके ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए प्रॉब्लम्स बताओ जाओ एग्रीकल्चर सिस्टम की मार्केटिंग के, तो स्टेप्स तो हमने देख लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है। एमएसपी गवर्नमेंट ने सेट करा, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बिल्ड करने की कोशिश करी, गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए एंड सो ऑन थिंग्स गवर्नमेंट ने करी। कुछ हमारे पास ऑल्टरनेटिव चैनल भी है, जैसे मंडी है जहाँ डायरेक्टली जाके फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। दूसरा, ये मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स, बट ये अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल अभी नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, एग्रीकल्चर सिस्टम अभी भी इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है। उसका पहला रीज़न है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। ये प्राइवेट ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं, ये जैसे भी करके फार्मर्स को डोमिनेट करते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल में क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जो पुअर फार्मर्स होते हैं वो डेट्स में होते हैं, यानी कि वो कर्जे में होते हैं, बड़े बड़े मनी लेंडर्स से उन्होंने कर्जा ले रखा होता है। अब ये मनी लेंडर्स क्या करते हैं, या ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये उनकी इस सिचुएशन को ना एक्सप्लॉइट करते हैं। वो फार्मर को क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रोड्यूस है वो मुझे बेच दो, तुम वैसे ही मेरे से कर्जे में हो, तुम डेप्ट में हो, तो जो तुम्हारा प्रोड्यूस आया है, फार्म का आउटपुट है, वो मुझे बेच दो। तो फार्मर कहता है ठीक है मैं बेच दूंगा, बट वो फार्मर को बहुत ही लो प्राइस ऑफर करते हैं। बाजार में शायद उनका ज़्यादा में बिक जाए, शायद गवर्नमेंट का एमएसपी भी उनका ठीक से बिक जाए। ठीक है, गवर्नमेंट के एमएसपी में भी उनको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा हो, बट वो फार्मर जिन्होंने इन मनी लेंडर से या ब्रोकर से कर्जा ले रखा होता था, उन्हें मजबूरी में ये डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है कि भैया जो मनी लेंडर जिससे कर्जा ले रखा, अगर वो कह रहा है मुझे अपनी फसल बेचो, तो उन्हें कुछ भी करके बेचनी ही पड़ेगी उन्हीं को, चाहे वो कितने भी प्राइस कह रहे हो, लो से लो भी कह रहे हो, फार्मर को मजबूरी में बेचनी पड़ती है। दिस इज़ नोन एज डिस्ट्रेस सेल। इसलिए हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना देखो कितना ज़रूरी है कि अगर एक फार्मर ने मनी लेंडर से लोन ले लिया है तो उस मनी लेंडर पे वेरियस वेज है फार्मर को एक्सप्लॉइट करने के। वहीं पे अगर उन्होंने बैंक से लोन लिया था तो वो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन ना फेस करते। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। कई बार फार्मर पे अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है, उसके पैसे भी मिल रहे होते हैं, बट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत महंगी होती है, उसमें उनका सारा प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से फार्मर जो है कई बार लो प्राइसेस पे ट्रेडर्स को, ब्रोकर्स को भी अपना जो फार्म प्रोड्यूस होता है उसको बेच देते हैं। ठीक है, ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, ये तो आपको पता ही है, रेगुलेटेड मार्केट है पर इनएडिक्वेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, गोडाउन फैसिलिटी, स्टोरेज वगैरह है, पर वो भी इनएडिक्वेट है। तो जितना वो पड़ा था ना, उनके आगे आप लैक लगा सकते हो। ठीक है, वो जो पड़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर वो बस उसके आगे लैक लगा देना, यानी कि ये इनएडिक्वेट है, कमी है इनकी भी। लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश तो करी है इस सेक्टर को सिंप्लीफाई करने की, बट अभी भी बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज है, जैसे कि कुछ ट्रेडर्स, कुछ ब्रोकर्स, जो अलग अलग तरीक़ों से हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये अभी शॉर्टकमिंग्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए वो भी हमने पढ़ लिया। और विद दिस हम स्टार्ट करेंगे गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब देखो हम काफ़ी सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। आपने ये पढ़ लिया कि हमारे यहाँ क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो अगर फार्मर्स को क्रेडिट देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो फसलें उगा सकते हैं। उसके बाद फार्मर ने अच्छी फसल जो है वो प्रोड्यूस कर ली है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है फार्मर उन फसलों को एक अच्छे प्राइस पे बेच पाए, उसके लिए हमें मार्केटिंग को अच्छा करना होगा। ठीक है, ये पढ़ने के बाद अब आप ये समझो कि अभी भी हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसी वजह से हमें लगता है कि वहाँ लो प्रोडक्टिविटी है। एग्रीकल्चर के अलावा हमें और टाइप की जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर में भी डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर को, अलग अलग चैनल्स ओपन करने पड़ेंगे जहाँ पे लोग जाके एम्प्लॉयमेंट जो है करें, या वहाँ जाके वो सेक्टर में काम करें और ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए। अब ये एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। अब पहला तरीका होता है कि जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, क्रॉप
डाइवर्सिफिकेशन, कि जो फार्मर ना वैसे क्या होता है साल में एक क्रॉप उगाई है, एक क्रॉप के जो बीज बो दिए हैं, पूरे साल वेट करा हार्वेस्ट हो, उस पूरे साल में उन्हें क्रेडिट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, कि अगर कोई खर्चा आ जाए उनको ज़्यादा। तो इसलिए अगर फार्मर्स क्या करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम चलाएं। मल्टीपल क्रॉपिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अब हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, यानी कि साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाए, ठीक है, अलग अलग टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न अपनाएं कि वो साल में एक से ज़्यादा क्रॉप उगा पाए और उनकी इनकम जनरेट हो, ज़्यादा इनकम हो उससे। तो ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, एक से ज़्यादा फसल उगा के वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा चैनल क्या है जिससे जो है डाइवर्स हो सकता है, कि हम लोग एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे कुछ जो है रूरल एरियाज़ के लोगों को भेज सकते हैं, कि सिर्फ फार्म पे ही हर कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ इसके अलावा वाली एक्टिविटीज़ जो गई एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ जो होती है उनमें उन्हें इन्वॉल्व करें। इसमें आता है एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरीज़ हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब आ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में। और अब इससे भी सारा जो है उन लोगों को सबको हम आप कह सकते हो ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी पूरा फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम कुछ लोगों को नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉय नहीं करेंगे। अब रूरल एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, पहले हमने कहा कि जो फार्मर्स फार्म पे जो है क्रॉप उगा रहे हैं वो चाहे तो एक से ज़्यादा क्रॉप उगाए तो उनकी इनकम जनरेट होगी। फिर हम कुछ फार्मर्स को क्या किस एक्टिविटीज़ में लगा दें, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में, कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, पोल्ट्री फार्मिंग, उसमें कुछ चले जाएं। और नेक्स्ट हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है उसको बढ़ावा दें हमारे रूरल एरियाज़ में। अब ये जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है इनमें से कुछ होती है डायनामिक, यानी कि अगर उसमें अगर रूरल एरियाज़ के लोग चले गए तो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, और कुछ होती है सबसिस्टेंस वाली, कि अगर ये वाली एक्टिविटीज़ वो करेंगे तो एटलीस्ट कुछ पैसे वो कमा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये पढ़ाने से पहले एक और बात हमारे को बुक में बताई गई है कि ज़्यादातर फार्मिंग का जो भी कुछ एम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग की जो भी कुछ काम चल रहा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है खारिफ सीज़न के टाइम पे। खारिफ सीज़न यानी कि जो समर सीज़न होता है उस पर क्रॉप्स पैटर्न में पूरे के पूरे फार्मर बहुत व्यस्त होते हैं। बट जो राबी सीज़न होता है यानी कि जो विंटर सीज़न होता है उसमें ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं होती है, तो इस वजह से ये राबी सीज़न के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी जाती है, फार्मर्स बहुत सफ़र करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है राबी सीज़न में। डन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आज के समय पे हमारे लिए कि हम अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें। अगर जैसी ही सर्दियाँ हुई, अगर फार्मर के पास कोई अच्छी दूसरी कोई एक्टिविटी है वो उससे पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि पहले क्या कर सकते हैं फार्मर, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरा वो किसी नॉन फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। नॉन फार्म एक्टिविटी में क्या आ जाती हैं, एक डायनामिक है, डायनामिक जो काफ़ी पैसा कमा के देख सकती हैं, और दूसरी होंगी सबसिस्टेंस। देखो डायनामिक में कौन सी आ जाती है, लेदर इंडस्ट्री डायनामिक में आ जाएगी। हम स्लाइड पे चलते हैं, ये देखो आप यहाँ पे मेंशन्ड है। जो डायनामिक होती है नॉन फॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी पैसा कमा के दे सकती हैं। उसमें डायनामिक में आ जाता है हमारा लेदर इंडस्ट्री, टूरिज़्म, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, यानी कि अचार बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं, काफ़ी पैसा कमा सकते हैं उससे। टूरिज़्म में कोई इन्वॉल्व हो जाए, कोई लेदर इंडस्ट्री में हो जाए, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का डायनामिक सेक्टर है कि इससे तो काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। और अगर हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का सबसिस्टेंस वाला देखें जो लो प्रोडक्टिविटी देगा बट एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा इनकम देगा, उसमें हमारा आ जाता है पॉटरी बनाना, कि घर पर कुछ रूरल एरियाज़ में हाउस होल्ड में लोग पॉटरी बना रहे हैं, क्राफ्ट बना रहे हैं, हैंडलूम बना रहे हैं, तो इसके थ्रू भी वो कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी वुमेन जो है हमारे यहाँ पे वो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयड है वो इसको प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है। तो विद दिस गाइस हमने डाइवर्सिफिकेशन को समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो किस लेवल पे चल गाइस। तो अब पढ़ना है हमें वो एक्टिविटीज़ जो ये डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले होगा एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें लाइफ स्टॉक रेयरिंग होती है, पोल्ट्री फार्म हो गया और मिल्क प्रोड्यूसर्स हो गए, वो सब इस सेक्टर में आ जाते हैं। ये सेक्टर जो है, जो लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलता है उनको। क्या होता है, किस टाइप से फ़ायदा मिल जाता है, जो भी जो है जितने भी लोग एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जाते हैं, सबसे पहले स्टेबिलिटी इन इनकम, ठीक है। कुछ फार्मर जिनका अपना खेत होता है ना, वो भी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि अपना खेत है, अपनी फसल उन्होंने उगा दी है, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं हार्वेस्टिंग सीजन का, मीनवाइल वो एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर कोई लैंडलेस फार्मर्स हो गए, स्मॉल फार्मर्स हो गए, वो भी जिन पे अपना लैंड है ही नहीं, वो रेंट पे कहीं और काम करते हैं, वो भी अपने घर में एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अपना कोई छोटा फार्म बना सकते हैं, वहाँ पे वो ये इस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री
हस्बेंड्री के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये पढ़ो। सबसे पहला बेनिफिट स्टेबिलिटी इन इनकम, ठीक है, श्योर इनकम हो जाती है कि पोल्ट्री फार्म है, हैन जो है वो रेयर कर रहे हैं और एग्स जो है तो वो एग्स डेफिनेटली वो मार्केट में जाके उनके बिक जाएंगे एंड वो एक स्टेबिलिटी लाएगा उनकी इनकम में। फूड सिक्योरिटी, ठीक है, अगर उनके पास इनकम स्टेबल होगी तो डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी होगी उनके पास में। ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, अलग अलग तरीक़ों से जो है उनको हेल्प मिल सकता है अगर उनकी ये एक तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ये बन जाएगी, ठीक है। आज के समय की पे बात करें हम तो लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फार्मर सिर्फ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टॉक में इन्वॉल्व होते हैं कि उनका अपना कोई फार्म नहीं है, वो प्रॉपर पूरे तरीके से एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करे, उनका बड़ा सा पोल्ट्री फार्म है, वो तो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज के समय पे 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स इन्वॉल्व है लाइफ स्टॉक रेयरिंग में या आपको हो एनिमल हस्बेंड्री में। वुमेन भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड है इस सेक्टर में, ठीक है। अब ये जो चार्ट है 6.1 ये हमें दिखा रहा है कौन कौन से एनिमल्स की रेयरिंग इंडिया में होती है कितनी परसेंटेज में। तो 61% पोल्ट्री की होती है, 1% पिग, शीप एंड गोट्स का 16%, कैटल का और बफलोज का हमारा 22% होता है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमें पढ़ना है मिल्क प्रोड्यूसिंग सेक्टर का। मिल्क प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारे यहाँ बहुत बूस्ट पे है। अगर आप देखो यहाँ पे पिछले 30 सालों में और अगर हम आज तक का देखें तो हमारा ये काफ़ी इंक्रीज़ पे है। बिटवीन 1915 टू 2060 10 टाइम्स बढ़ गया है, 10x हो गया है हमारा मिल्क प्रोडक्शन। क्यों हुआ है भाई, इतना क्यों हमारे यहाँ मिल्क प्रोड्यूसर में इतना ज़्यादा अच्छा देखा गया है ग्राफ हमारा? क्योंकि गाइस बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन फ्लड। अब ये ऑपरेशन फ्लड क्या है? अब ऑपरेशन फ्लड जैसे मैंने आपको अमूल बताया ना, उसी हिसाब से मान लो ऑपरेशन फ्लड में देखो क्या हुआ, बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स की एक चेन बन गई और फिर वो मिल्क प्रोड्यूसर्स की जब उन्होंने चेन बना ली तो उन्होंने अपने मिल्क को ग्रेड करा कि किसका मिल्क किस क्वालिटी का है और पूल कर लिया सभी मिल्क और फिर वो डायरेक्टली जाके उन्होंने मार्केट में बेचना। इसका क्या फ़ायदा है और सभी जो है फार्मर्स को, मिल्क प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा आने का? ऑब्वियसली गाइस बहुत फ़ायदा होने वाला था। देखो विलेज में एक फार्मर है या मिल्क प्रोड्यूसर बोलना चाहिए, उन्होंने उनके पास एक गाय है, उन्होंने काफ़ी सारा मिल्क, उनके पास जो भी है 2 गाय हैं, उनके पास अपना मिल्क है। अब वो क्या करे, कैसे लाके, हमारे अर्बन मार्केट में बहुत डिमांड है मिल्क की, वो लाके अपना मिल्क बेच सकते हैं, बट वो ऐसा थोड़ी ऐसे बाल्टी लेके आ जाएंगे बेचना शुरू कर देंगे, नहीं ना, एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है। तो वो मैकेनिज्म ऑपरेशन फ्लड के बाद आया। बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसर चाहे कितना भी प्रोड्यूस करे, एक गाय है उन पर 2 गाय हैं, किसी पे 50 भी हो सकती हैं, वो सब इकट्ठे आ गए। उन्होंने अपने मिल्क को पूल करा, यानी कि सबने अपने मिल्क को इकट्ठा कर दिया और उस मिल्क को ग्रेड करा गया क्वालिटी के हिसाब से, बेस्ट क्वालिटी का एक साथ, मीडियम क्वालिटी का एक साथ, वो अलग अलग टाइप्स भी तो होते हैं हमारे मिल्क में, है ना। तो उसको जो है उन्होंने ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग कर दिया और फिर एक पूरा सोसाइटी बन गई, एक पूरा कोऑपरेटिव्स बन गए जो इस मिल्क को शहरों तक पहुंचाएगी और वहाँ बिकेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल। अमूल में भी ऐसे ही होता है। अमूल एक कोऑपरेटिव है जहाँ पे पूरी एक मार्केटिंग मैकेनिज्म है, सभी रिसोर्सेज पूल होते हैं, सबका मिल्क वो पूल होता है, इतने सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स उससे एंगेज्ड है और उनको जो है इतना इनकम बेनिफिट मिलता है कि उनको अश्योर है कि हाँ हमारा जो मिल्क, हमारा प्रोडक्शन है वो बिक जाएगा, ठीक है, और आसानी से मार्केट तक पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट जब सब इकट्ठा मिलके करेंगे तो वो सस्ता पड़ जाएगा। 50 फार्मर एक साथ आ गए, मिल्क भी उन्होंने अपना सारा इकट्ठा कर लिया, फिर वो जो शहर तक बेचने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, तो उनको उतना महंगा नहीं पड़ेगा जैसा कोई अकेला फार्मर जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑपरेशन फ्लड और ये बहुत रेवोल्यूशनरी रोल परफॉर्म करता है इंडिया में। इसी की वजह से 10 गुना बढ़ गया था हमारा मिल्क प्रोडक्शन। तो गुजरात तो इसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल है ही, क्योंकि गुजरात में ही अमूल जो है, गुजरात का एग्जाम्पल कौन सा है? अमूल। अब ये पैटर्न बाकी स्टेट्स में भी हमारे यहाँ फॉलो हुआ, जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में, ये मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बन गई। जैसे अमूल वहाँ सक्सेसफुल हुआ तो अमूल जैसा सिस्टम यही वाला हर एक हमारी बाकी इन स्टेट्स ने अपने यहाँ पे लेकर आया। सिर्फ मिल्क में नहीं, एग्स में और साथ ही के साथ वूल में, काफ़ी और प्रोडक्ट्स में भी इस सिस्टम को अपना सकते हैं। तो दिस वॉज अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। अभी एक बार आप इसके शॉर्टकमिंग्स भी देखोगे एनिमल हस्बेंड्री के जब हम लास्ट में आएंगे इस टॉपिक के। इसके बाद आता है फिशरीज़ जो है, उन जो फिशिंग कम्युनिटी है वो हर एक जो वाटर बॉडी होती है ना, जैसे तालाब हो गया, समुद्र हो गया, वो उनको एक अपने प्रोवाइडर और मदर की तरह मानते हैं। प्रोवाइडर क्यों? क्योंकि वहीं से वो फिशेस को रेयर करते हैं। जो हमारी फ़िशिंग कम्युनिटी है गाइस इंडिया की, आजकल जो है हमारी गवर्नमेंट जो है फ़िशिंग कम्युनिटी को और ये फिशरीज़ की तरफ नई नई टेक्नोलॉजी ऑप्ट करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी रिसोर्सेस एलोकेट करें, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है इस कम्युनिटी में। तो आज के समय में हमारी गवर्नमेंट जो है फिशरीज सेक्टर में फोकस कर रही है। अगर हम देखें
फिशरीज़ का अगर हम आउटपुट देखें तो ऑलमोस्ट जो है हमारा 65% इंडलैंड फिश प्रोडक्शन से आता है, यानी कि जो हमारे देश के अंदर नदियां हैं, पॉन्ड है और आर्टिफिशियल फिशरीज़ बनी हुई हैं वहाँ से आता है। दूसरा आता है हमारा 35% सीज से और ओशन से। 0.9% हमारे टोटल जीडीपी का फिशरी सेक्टर से आता है। और कौन कौन सी स्टेट में फिशरीज हैं और कहाँ फिशिंग सिस्टम प्रैक्टिस होता है, ये वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दीज आर द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ये मेजर है, बाकी जगहों पे भी होता है, आप मेजर लर्न कर लो। अब ये जो फिशिंग कम्युनिटी है इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। देखो फिशिंग ये जो कम्युनिटी है इनकी कंडीशन ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत है कि वो यहाँ फिशिंग कम्युनिटी की हेल्प करें। जो अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट इज नाउ एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन दिस सेक्टर। अ लार्ज ऑफ फिश वर्कर फैमिलीज आर पुअर। बहुत सारा ऐसा है कि फिश वर्किंग फैमिलीज पुअर है। यहाँ बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। साथ ही के साथ में बाकी कोई ऐसा सेक्टर भी नहीं है जहाँ से वो फिशिंग कम्युनिटी वो छोड़ के वो किसी और सेक्टर में जाके जॉब कर सकें। ठीक है, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो आज के समय में फिशिंग कम्युनिटी फेस कर रही है। वुमेन की बात करें तो वुमेन डायरेक्टली फिशिंग में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, बट जो फिशिंग का मार्केटिंग है यानी कि बेचना फिशरंस को, ठीक है, उसमें हमारी वुमेन इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट में भी और इनलैंड में भी। एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 40% है और अगर हम इनलैंड की बात करें तो वो है 60%। अगर वुमेन जो है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लिए फिशिंग कम्युनिटी की वुमेन, तो वो काफ़ी अच्छा उनके लिए परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपको पता है अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाते हैं तो वो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है अपने लिए क्रेडिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिस्टम बताया था ना, तो अगर फिशिंग कम्युनिटी की वुमेन अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अब फिशिंग के बाद आता है हॉर्टिकल्चर। तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट इतना सुंदर है कि हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के फ्रूट्स जो है वो हम उगा सकते हैं। इवन अलग अलग टाइप के जो है फ्लावर्स भी हम अपनी कंट्री में उगा सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर में सिर्फ फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट के अलावा गाइस हम अपने यहाँ पे वेजिटेबल अलग अलग टाइप के, ट्यूबर क्रॉप्स हो गई, फ्लावर हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, एरोमेटिक खुशबू वाले पौधे हो गए, स्पाइसेस, ये सब हम अपने यहाँ पे बहुत अच्छे से उगा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। ये क्रॉप जो है काफ़ी पैसा भी कमा के दे सकती हैं और इनकी पूरे वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। पैसा तो है ही इस सेक्टर से, साथ ही के साथ में ये वो फूड प्रोवाइड करते हैं जिनमें न्यूट्रिशन होता है। फ्रूट्स में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये विटामिन, ये वाला विटामिन, वो वाला विटामिन। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इनकम वाइज तो इंपॉर्टेंट है ही, हमारी हेल्थ वाइज भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर को देखें तो जो एग्रीकल्चर आउटपुट आता है पूरा का पूरा प्रोड्यूस आ रहा है, उसमें से 1/3 हमारा ये हॉर्टिकल्चर से आता है। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जितना जीडीपी दे रही है उसमें से 6% जीडीपी यहाँ हॉर्टिकल्चर से आया होता है। इंडिया का हॉर्टिकल्चर काफ़ी फेमस है गाइज, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देखो हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर है काफ़ी सारे फ्रूट्स के, जैसे कि कोकोनट, मैंगोज, बनानास, इन सब के हम पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है। कैश्यू नट, काजू और बहुत सारी स्पाइसेस के हम लीडिंग प्रोड्यूसर है और कुछ सारे फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इनकम जनरेटिंग है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर्स एंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज़ इम्प्रूव। जो फार्मर्स इस हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी हुई है और ये काफ़ी एक अच्छा सोर्स बन गया है लाइवलीहुड का। अब इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के आजकल, जो है फ्लावर रेसिंग, साथ ही के साथ में नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट, फ्लावर्स और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं एंड स्पेशली वुमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये एरियाज़ है जिसमें अभी हमने क्यों पढ़ा, हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, फिशरीज पढ़ लिया, हॉर्टिकल्चर पढ़ लिया। ये इसलिए पढ़ा कि भाई सब लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व ना हो, कुछ लोग ये एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो एंड यू डोंट नो दैट यहाँ से बहुत इनकम भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, सारा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में ना हो, इस तरफ भी हो डिपेंडेंस। ठीक है, अब देखो इनकी शॉर्टकमिंग्स, डिपेंडेंस है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग इन्वॉल्व हमारे यहाँ है, बट शॉर्टकमिंग्स क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री की शॉर्टकमिंग्स पढ़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ नंबर आवर लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज क्वाइट इंप्रेसिव। बढ़िया अच्छी खासी लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, यानी कि बहुत सारे जानवर हमारे यहाँ है, बट प्रोडक्टिविटी लो है अदर कंट्रीज के मुकाबले। यानी कि बाहर के देशों में जिस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस की जाती है उनके यहाँ जानवर इतने
ज़्यादा नहीं है बट उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कर ली है ब्रीडिंग करने की, हमारे यहाँ वो ब्रीडिंग करने की नई नई टेक्नोलॉजीज नहीं है। वो जो एनिमल्स है उन्हें बहुत केयर से और बहुत ही प्रोडक्टिव वे में जो है वहाँ पे रखा जाता है, हमारे यहाँ वो भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। वेटेनरी सिस्टम यानी कि जो हमारे जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको केयर करने के लिए, हमारे यहाँ वो इतना इवॉल्व नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है जितना वहाँ बाहर के देशों में। तभी भी इसलिए यही है कि भैया उनके पास इतना एनिमल हस्बेंड्री, इतना लाइफ स्टॉक है भी नहीं, तब भी उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इंडिया। हमारे रूरल एरियाज़ में क्रेडिट फैसिलिटी अच्छे से मिलेगी, तो जो स्मॉल फार्मर और ये जो लैंडलेस लेबरर जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर और ज़्यादा वो इनोवेशंस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छा क्रेडिट मिल जाए ईजिली। अगर फिशरीज़ की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज़ हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली। फिशरीज़ में हमें एक अच्छा इफेक्ट दिखा है, फिशरीज़ का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। हाउएवर काफ़ी सारी प्रॉब्लम फिशिंग कम्युनिटी भी फेस कर रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। फिशिंग जो है गाइज आज के ज़माने में ओवर फिशिंग हो रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग होना भी हमारी मरीन लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, प्लस फिशिंग कम्युनिटी जैसे आपको पता है, मैंने बताया कि दे आर वेरी पुअर एंड सो मेनी आर अंडर। अब फिशिंग कम्युनिटी के हमने अभी ऊपर कंडीशन में देखा था, पॉवर्टी भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, इलिटरेसी भी है, तो वेलफेयर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो है डेवलपमेंट आ पाए। ठीक है, अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है हमारे यहाँ पे, एक लाइवलीहुड का नया मीन्स निकल के आ रहा है, इसका रोल भी काफ़ी इंक्रीज़ हम कर सकते हैं, बट अभी हॉर्टिकल्चर में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये फ्रूट्स जो हैं, जो वेजिटेबल्स अलग अलग तरीके से हॉर्टिकल्चर से प्रोड्यूस होती है गाइस, उनको स्टोर करने के लिए अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, मार्केटिंग लिंकेजेस की ज़रूरत है कि हॉर्टिकल्चर वाले फार्मर्स उन्होंने अपनी क्रॉप्स तो उगा ली हैं, फ्रूट हैं उन पे ट्यूबर क्रॉप्स हैं, उन पे स्पाइसेस हैं, वो मार्केट में लाके उन्हें आसानी से बेच पाए। और नई नई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। ठीक है, इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर नोट्स परफॉर्म कर दिए हैं, प्रॉपर नोट्स टैग कर दिए हैं, जिससे आप ये देख सकते हो हॉर्टिकल्चर उसकी शॉर्टकमिंग्स, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री उसकी शॉर्टकमिंग्स, फिशरीज उसकी शॉर्टकमिंग्स, पूरा आपका रिविजन हो जाएगा। और अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हो तो वहाँ पे तो आपको डायरेक्ट हर एक चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट Q&A, समरीज सभी सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट की। तो इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ से चेक कर लो, आईडी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो पिंड कॉमेंट वाले नोट्स को आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डेवलप कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, तो देखो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में IT का यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो वो एरियाज़ को पहचाना जा सकता है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि जहाँ पे कुछ फूड सिक्योरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट वहाँ जाके कुछ इनिशिएटिव्स ले सकती है। जो वल्नरेबल है यानी कि वो एरिया जहाँ पे कुछ जो है दिक्कत है, वहाँ जाके गवर्नमेंट एक्शंस ले सकती है। तो अगर हमारे पे कोई IT सेक्टर टीम होगी जो इस सेक्टर पे ध्यान दे रही होगी, तो वो जो भी शॉर्टकमिंग जहाँ पे भी आ रही है उसके बारे में गवर्नमेंट को बता सकती है और गवर्नमेंट फिर उन पे एक्शंस ले सकती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट को पता चल जाए यहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपने पास जो है फूड स्टॉक मेंटेन कर रखा हो। It has also a positive impact on the agriculture sectors। ठीक है, अब जो है अलग अलग तरीके की नई नई टेक्नोलॉजीज़ अगर हमें एग्रीकल्चर में लानी है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, वेदर चेक करने के लिए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ अगर हमें इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए भी सॉइल चेक करने के लिए, फार्मर्स को नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिलेटेड टू फार्मिंग, हम इस सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, IT सेक्टर को इन द एग्रीकल्चर। और गाइज रूरल एरियाज़ में लोगों को एजुकेट करके उनको इस IT सेक्टर में हम जॉब्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये हमारे को थोड़ी सी नॉलेज दी गई है कि अगर हम एग्रीकल्चर में IT सेक्टर को लेकर आएंगे, अगर हम एग्रीकल्चर में न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस लाना चाहते हैं, तो इसको हमें डेवलप करना होगा। विद दिस गाइज हमारा लास्ट टॉपिक आ गया अब ये, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जैसे जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे अर्थ में आपने काफ़ी बार सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए, यानी कि हमें एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए फार्मिंग करनी चाहिए। आज के समय की जो मॉडर्न फार्मिंग है उससे अर्थ को बहुत नुकसान पहुँचता है और हमारी हेल्थ को भी। फार्मिंग में बहुत सारा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, वो हमारी हेल्थ को तो नुकसान देता ही है, साथ ही के साथ में वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वाटर पॉल्यूशन करता है और पूरा का पूरा सॉइल पॉल्यूशन भी करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत
ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा हाई इनकम भी जनरेट करके दे सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती कैसे है? तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में गाइस HYV सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कुछ यूज़ नहीं करा जाता है। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को नेचुरल वे में लोकली प्रोड्यूस इनपुट से करा जाता है, ठीक है। तो जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी चीपर होती है, तो रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो डिमांड है पूरी कंट्री में भी, हमारे भी आजकल बढ़ी है और बाहर के देश में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि ये हेल्दी होता है, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस गुड्स अच्छे होते हैं, फूड आइटम्स अच्छी होती है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, एक और इसका फ़ायदा है, बहुत सारा लेबर की इसमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्म पे काम करना पड़ेगा, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से जनरेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स करेंगे कब वो जो है मोटिवेटेड होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, तो उन्हें अवेयर करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे के बारे में, क्योंकि कई फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से डरते हैं। रीज़न इज़, अगर ऑर्गेनिक फार्म का प्रोड्यूस उन्होंने अपने पास जो है उन्होंने पूरा उनके पास फसल आ गई है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस, अब उसको बेचना कैसे है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनना चाहिए, तब वो ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड होंगे। उनको अवेयर करना चाहिए बेनिफिट्स के बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जो कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कम प्रोड्यूस निकालती है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा नहीं बहुत सारा प्रोड्यूस जो है कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्म करके, नहीं, वो तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोड्यूस लो होता है, इसलिए स्मॉल फार्मर्स इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे इसकी इतनी डिमांड बढ़ी है तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो विद दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीट हो गया, बट आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ बिकमिंग फेमस इन इंडिया, और जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोड्यूस की काफ़ी डिमांड भी है, तो अगर इस सेक्टर को हम थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा रूरल डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ फार्मिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, इतना अच्छा क्लाइमेट है, तो हम अगर अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करें, एक्सपोर्ट करें सारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस गुड्स, तो उसका काफ़ी अच्छा हमें फ़ायदा होने वाला है। विद दिस गाइज आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक बार चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है दैट हमारे यहाँ चेंजेस की ज़रूरत है रूरल सेक्टर में। काफ़ी सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने करे भी हैं, काफ़ी सारी कोशिशें गवर्नमेंट ने करी भी है, अभी उनको और लेवल अप करने की हमें ज़रूरत है। और साथ ही के साथ में अब हमारा रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की, कि सभी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना हो। ये जो अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, अलग अलग जगहों पे जो है हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। और ये जो एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़ या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनका जो प्रोड्यूस है इसको एक अच्छा मार्केट गवर्नमेंट को अवेलेबल करवाना चाहिए। अगर इन आइटम्स का एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि ये एक्सपोर्ट हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसे मैकेनिज्म बनाने चाहिए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आसानी से इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये शॉर्टकमिंग्स है, उसको सही करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करने की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में। सिर्फ और सिर्फ गाँव में स्कूल और हॉस्पिटल और सड़कें नहीं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको स्टोर करने के लिए और जो है प्रोड्यूस उसको मार्केट तक लेकर आने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ की और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे को ज़रूरत है। ये दूसरी चीज़ हमने इस चैप्टर से समझी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, हमारे को जो है रूरल डेवलपमेंट के साथ में अपने इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी मॉडर्नाइज फार्मिंग है वो इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब हमारे पास पोटेंशियल है ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रो करने की, तो हमारी गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए और अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स देने चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी ग्रो करे, ठीक है। क्योंकि हमें अपने अर्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी हमें फोकस करना चाहिए। ये सब हमने इस चैप्टर से समझा है, ठीक है। बेसिकली चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि हमारा जीडीपी जो है एग्रीकल्चर से इतना अच्छा नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं देने के काफ़ी सारे रीजंस आप पढ़ चुके हो, और अगर हम चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो तो फार्मर को अच्छे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, मार्केटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सभी फार्मर्स एग्रीकल्चर में ना रहे, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जाए, कुछ अलाइड एक्टिविटीज़ में जाए, तो हमारा रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर हमारा फुली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।